अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो एक्सरसाइज 11.4 करेंगे और आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको तमाम क्वेश्चंस करा दूंगा 1 2 3 4 5 एंड 6। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि ये एक्सरसाइज पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पूरी एक्सरसाइज, इससे पहले आपने कुछ भी नहीं देखा, इस एक्सरसाइज से कहीं ना कहीं बचत हो जाएगी। लेकिन अगर ये एक्सरसाइज छोड़ दी तो पेपर में एक पूरा सवाल छूटेगा, लॉन्ग और शॉर्ट में। तो इस एक्सरसाइज को नहीं छोड़ना ताकि पेपर में कोई सवाल ना रह जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखो भाई, ग्रुप में आप ज़रूर ऐड होइएगा। ग्रुप की फ़ीस है 2000 सालाना पूरे ईयर के लिए। अच्छा, इस फीस में आपको तमाम सब्जेक्ट के हम नोट्स इंशाल्लाह दे देंगे। गैस पेपर, मॉडल पेपर, सारी चीज़ें ग्रुप में आएंगी। टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन और मॉडल पेपर का सॉल्व भी दूंगा इंशाल्लाह भी थोड़े टाइम में। तो आप लोग ज़रूर ऐड होइएगा। और आपको पता है हर साल मॉडल पेपर नया आता है तो उसका सॉल्व भी नया निकलता है। लेकिन अगर सिर्फ आपको गैस पेपर चाहिए ना, आप ग्रुप में नहीं ऐड होना चाह रहे हैं, तो उसकी फ़ीस 200 रुपये है। याद रखिएगा, ये तमाम सब्जेक्ट के लिए है, एक सब्जेक्ट की 200 रुपये नहीं है, ये तो अनफेयर हो जाएगा ना। तो ये तमाम सब्जेक्ट की फ़ीस 200 रुपये। इजी पैसा नंबर आ रहा होगा उसी पे करो और अपने गैस पेपर ले लो ताकि तैयारी अच्छी हो जाए। एक ज़ीरो हटा दोगे तो ये गैस पेपर बन जाएंगे। तो अब जाओ, अब जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो स्टूडेंट, ये रहा आपके सामने आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। अच्छा, कहा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, यानी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी व्हेन। अब आपके दिमाग में ये बात तो आएगी कि ये सर आर हैं क्या, अलग अलग क्यों लिखे हुए हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये वाला आर होता है, वो होता है सरकम रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल। लिख लो, सरकम, CIRCUM, सरकम रेडियस। अब ये बनता कैसे ये भी बता देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ समझ में आ जाएगी ना, फिर पूरी बात समझ में आ जाएगी। सरकम रेडियस ऑफ आ ट्राइंगल। देखो, जब भी सर्कल के अंदर, अब ये सर्कल बना लेते सही से इसको बेहतर करके, जब भी सर्कल के अंदर ट्राइंगल बनता है ना, जब भी सर्कल, जैसे कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इनको आपस में मैं इस तरह से मिला देता हूँ कि एक ट्राइंगल ड्रॉ हो जाए मेरे पास। ठीक है, ट्राइंगल ड्रॉ हो गया मेरे पास। तो इस सिचुएशन में जो सेंटर होता है और सेंटर से लेकर जो पॉइंट होता है यहाँ तक, इसको बोला जाता है सरकम रेडियस। सरकम रेडियस में क्या हो रहा होगा, सर्कल के अंदर ट्राइंगल ड्रॉ हो रहा होगा। इस चीज़ को आपने बड़ा ध्यान से दिमाग में रखना है। और फिर सेंटर से लेकर सर्कल के सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस आपको पता है रेडियस होता है। अब सरकमफेरेंस क्या है, ये चीज़ सरकमफेरेंस है, लिख लो सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस अगर कोई पूछ ले सर्कल का क्या होता है, तो सर्कल की जो बाउंड्री होती है, अब बाउंड्री क्या है, ये लाइन है, इस बाउंड्री को ही सरकमफेरेंस कहा जाता है। तो सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस सरकम आपके पास होगा सरकम रेडियस, अगर ट्राइंगल सर्कल के अंदर है। अब इन केस ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्राइंगल के अंदर आपके पास सर्कल बन रहा हो। यहाँ पर क्या है, ट्राइंगल अंदर है। तो दो सिचुएशन है, देखो, एक तो सर्कल के अंदर ट्राइंगल है और एक सिचुएशन ये हो सकती है कि ट्राइंगल के अंदर सर्कल है। तो उस सिचुएशन में आपके पास होगा आर इन रेडियस। मैं लिखता हूँ यहाँ पे इन रेडियस। अब इनसे आपको बात समझ ही आ रही है कि कोई चीज़ अंदर होगी, इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल। अब देखो, इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल क्या होगा कि ये आपके पास आपका एक सिंपल ट्राइंगल ड्रॉ हो गया, ठीक है, और उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ हो रहा है, उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ हो रहा है। तो अब भी आपने क्या करना होगा, भी आपने वही सेंटर निकालना होगा, सेंटर, और फिर वहाँ से लेकर एक रेडियस। तो इस रेडियस को आप बोलोगे स्मॉल आर इन रेडियस। तो सरकम रेडियस समझ गए, और इन रेडियस आपको मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। सरकम रेडियस कब निकलेगा, जब सर्कल के अंदर ट्राइंगल होगा, और इन रेडियस कब निकलेगा, जब ट्राइंगल के अंदर सर्कल होगा। तो इन चीज़ों को याद रखना, एक भी चीज़ याद रख लोगे तो दूसरी तो बात याद रह ही जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, चलो अब इसको रिमूव करते हैं, अब इसके फार्मूले देख लेते हैं। अब देखो, इनके डेरिवेशन है पूरी पूरी इनके फार्मूलों की। अगेन वही बात है कि कोर्स में डेरिवेशन अगर करेंगे तो डेरिवेशन खुद 2-2 3-3 दिन लेंगी, क्योंकि मैं कर चुका हूँ इन्हें, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इनके साथ। तो इसीलिए हम डायरेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो सोल्यूशन लिख लो। अच्छा, अगर आपको सरकम रेडियस निकालना है ना, जो कि आर होता है, अब इसको सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। सरकम रेडियस का फॉर्मूला होता है आपके पास ABC अपॉन 4 ट्राइंगल। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है, याद रखना, ABC अपॉन 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब अगर
इन रेडियस निकालना है तो आपके पास फॉर्मूला आता है एस ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एस। ठीक है, अब देखो ये चीज़ आपको निकालनी है पहले, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो फर्स्ट वी कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि दोनों चीज़ें जब ही निकल कर आएंगी जब आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा। तो इसको ज़रा यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हो गया सरकम रेडियस और ये हो गया इन रेडियस, सरकम रेडियस ऑफ ट्राइंगल, इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल। चलो बात समझ आ गई। अब फॉर्मूला क्या है, ज़रा फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला आपके पास है, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ट्राइंगल चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। याद रखना ये एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख देता हूँ यहाँ मैं, AREA, एरिया ऑफ ट्राइंगल, TRIA, और इसका यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट, या जो भी यूनिट आएगा उस पर स्क्वायर होगा। इसका फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ लिया है इसी से पहले एक्सरसाइज में 11.3 में, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब देखो आपको ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए एक और चीज़ चाहिए होगी, वो होगी पैरामीटर। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, यानी ये जो ट्राइंगल की बाउंड्रीज होती है ना, इनकी लेंथ को पैरामीटर कहा जाता है। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर एस पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एस के तो सिंपल है, A प्लस B प्लस C डिवाइड में 2 रख के आपका काम हो जाएगा। अब आ जाओ यहाँ कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं, फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। एस की कैलकुलेशन के लिए मेरे पास क्या है, 5 सेंटीमीटर। अब देखो ये एस बना है, ये 5 बना है, ये एस, लेकिन लेके एक जैसा रहा है, अब 5 लगा। ये बी क्या है आपके पास 10 है, और सी क्या है आपके पास 12 है, और डिवाइड में क्या है आपके पास 2 है। तो ये आपका एस आ गया जो कि पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल होता है। तो मैं ज़रा इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, कैलकुलेटर की मदद से जो है वो कैलकुलेट करते हैं ताकि हमारा काम जो है वो आसान हो जाए। ठीक है, ये लो आ गया हमारा कैलकुलेटर, 5 + 10 + 12 डिवाइड में 2। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, अब ऐसे नहीं लिखिएगा, ठीक है, ये आ तो ऐसे रहा लेकिन ऐसे लिखिएगा नहीं, इसको ये लिखिएगा 13.5। ठीक है, अच्छा अब ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा जब आपको और वैल्यूज सेंटीमीटर में दी हुई हैं। अब आपने क्या करना है, एरिया पता करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये लिख लो, वर्डिंग लिखना चाहो तो पुट एस इन एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला, लेकिन ज़रूरत नहीं लिखने की, हमें पता है कि हम किस में जा रहे हैं। तो देखो 13.5 माइनस 5, ठीक है, ए के साथ 13.5 माइनस 10 और 13.5 माइनस 12। तो ज़रा वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 13.5 को एज इट इज़ लिखे रहने दीजिएगा, ठीक है, 13.5 को एज इट इज़, इनको सॉल्व कर करके यहाँ लिख लीजिए। तो देखो 13.5 माइनस 5 आपके पास आ रहा है 8.5, और ये आपके पास 3.5 आ जाएगा, ठीक है, और ये आपके पास 1.5 आ जाएगा। कैसे आया, समझ में आ रही है ना बात, सिंपल है। देखो कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, 12, ठीक है, देखो 1.5। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर रूट के अंदर रखकर। देखो स्क्वायर रूट प्रेस करो, 13.5 मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 1.5, तो आपकी वैल्यू आ गई 24.54। ये आएगा क्या आपका, सेंटीमीटर का स्क्वायर। यूनिट लिखते जाना, एरिया जब भी आता है स्क्वायर के साथ आता है। चलो ये आ गया। अब आर आ जाएगा, आर में तो कोई मुश्किल नहीं है, पुट इक्वेशन 1 कह लो इसे, ठीक है, और इसे इक्वेशन 2 कह लेना। पुट ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है आपका, सरकम रेडियस इक्वल टू ए जो कि 5 है, बी जो कि 10 है, सी जो कि 12 है, डिवाइड बाय 4, और उसके बाद आपका क्या आ रहा है, बिल्कुल सही 24.54। ठीक है, सारी वैल्यूज़ मैंने आपके सामने रख दी। अब मैं यहाँ कैलकुलेशन कर लूँगा थोड़ी बहुत, बल्कि नहीं हो सकेगी क्योंकि फिर वो शायद मुश्किल हो जाए आपको समझने में। तो मैं क्या काम करता हूँ कि मैं इधर रिमूव कर देता हूँ। ये याद रखना, ये इक्वेशन 2 है, तो इसको रिमूव करके आगे चलते हैं। तो ये वाला पार्ट मैंने, मतलब ये वाला हिस्सा मैंने मिटा दिया। अब इसको देखो कैलकुलेट करते हैं, 5 × 10 × 12 डिवाइडेड बाय
4 मल्टीप्लाई बाय 22.54, तो ये आपका आ रहा है सर्कम रेडियस का जो है वो आंसर। अब सर्कम रेडियस याद रहेगा ना, सर्कल के अंदर ट्रायंगल बनना, ये बात याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और इसका यूनिट सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है, स्क्वायर नहीं आएगा। देखो ना नीचे यहाँ पर आपके पास क्यूब बन जाएगा, 3 लेंथ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और नीचे स्क्वायर है, तो क्या होगा क्यूब से। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर सेंटीमीटर का क्यूब बना होगा और नीचे आपके पास एरिया रखा था तो वो सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। तो ये 2 है, ये 3 है, तो सिर्फ एक ऊपर रह गया, इसलिए सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, अब इन रेडियस निकालते हैं। फॉर इन रेडियस, जो कि आपके पास क्या था, आर था ना, आर था। अब उसका फॉर्मूला आपके पास क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय पैरामीटर, तो ये था, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम भी दिया था, आपको याद हो तो अच्छी तरह से। तो इसके अंदर अब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रखूँगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आया 24.54 और पैरामीटर क्या आया था 23.5। तो इन रेडियस आपका देखो क्या आ रहा है 24.54 डिवाइडेड बाय 13.5, ये लो 1.81। ये कम आने की वजह ये है कि भाई ये ट्रायंगल के अंदर बन रहा है तो इसलिए छोटा सा बनता है ये। जब इसको स्मॉल रखा है, इसको बड़ा रखा है आर। अब चेक करते हैं कि काम ठीक किया है या गलत किया है, चेक करते हैं। तो ये तो थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ रहा है, उसकी वजह क्या बनी होगी कि ये वैल्यू ज़्यादा आ रही होगी ना, लेकिन ऑलमोस्ट करीब करीब है। मैं एक बार फिर कैलकुलेट करके देख लेता हूँ कहीं कोई गलती ना हो रही हो। तो 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 24.54। ओह, थोड़ा सा हमने गलत लिखा है, इसको ठीक कर लेते हैं। ये थोड़ी सी हमसे गलती हुई है, 1 और राउंड ऑफ कर दूंगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब सही है, अब देखो जैसा बुक जैसा आई है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया था, लेकिन अब देखो बाकी तो ठीक आया है। इन रेडियस तो बिल्कुल ठीक है आपका, और इसमें भी जो थोड़ी सी मिस्टेक आ रही थी पॉइंट के बाद वो भी मैंने ठीक कर दी, उसमें भी करेक्शन डाल दिए। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से 2-3 और भी दिए हैं, तो ज़रा उन्हें भी देख लेते हैं, उनसे भी 2-2 हाथ कर लेते हैं और उन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होगा, वो अलग तरीके से कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट करते हैं आज। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है वो ये रहा। सेम सवाल, सेम टेक्निक और सेम तरीके से होगा। आपने पता क्या करना है, आर जो कि आपका है सर्कम रेडियस, ABC डिवाइड बाय 4 ट्राइंगल, ठीक है। इन रेडियस क्या होता है आपका, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय पैरामीटर। तो सबसे पहले निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि आपके पास ये होगा। फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब मसला ये है कि पहले इससे S कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो जो कि आपके पास है A प्लस B प्लस C डिवाइड में 2। अब A क्या है 10.5 प्लस B क्या है 11.5 प्लस C क्या है 20.5 डिवाइड 2। अब S आ गया आपका, देखो तो S क्या आ रहा है 10.5 प्लस 11.5 प्लस 20.5 डिवाइड 2। ये एक्सरसाइज पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप छोड़ के नहीं जाइएगा, ठीक है, वरना पता चले इससे काफ़ी क्वेश्चन आ गया। काफ़ी तो नहीं आएगा, एक ही आएगा, क्योंकि अगर इससे 2-3 क्वेश्चन दे दिए तो बाकी एक्सरसाइज से क्या मिलेगा, फिर एक क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन छोड़ना नहीं है आपने इसे। अब इसे एरिया ऑफ ट्राइंगल में पुट करते हैं, तो ये लिख लो, पुट S इन एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, यही लिख, पुट S इन। तो S को पुट करते हैं, ये काफ़ी जगह हमारी ले लेता है ये चीज़, तो कोशिश करते हैं छोटे छोटे लिखें। 21.25 माइनस 10.5, 21.25 माइनस 11.5, जितना भी छोटा करके लिख लो ये उधर ही जाएगा। 21.25 माइनस 20.5, चलो अभी तक ये कैलकुलेट हो जाएगा, इतने में 2 हिस्सों में कैलकुलेट हो जाएगा। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो देखो 21.25 तो एज इट इज आ गया। अब बाकी चीज़ें देखते हैं, 21.25 माइनस
10.5, तो ये आ रहा है 10.75। अच्छा, इसी के साथ अब इसको हटाओ नहीं, इसी के साथ आगे लिख दो 11.5, यानी डेल का बटन दबा के सही कर लो, डेल का मतलब है डिलीट, ठीक है। 21.25 माइनस 20.5, तो आपके पास तो 0.75। अब पूरे को एक साथ कैलकुलेट करो, एरिया आ जाएगा आपका। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल 21.25 मल्टीप्लाई 10.75 मल्टीप्लाई 9.75 मल्टीप्लाई 0.75, तो ये आ रहा है 40.5। अब देखो मैंने तो जल्दी जल्दी निकाला है ना, आपने सही निकाला है या नहीं निकाला कैसे पता चलेगा? एक बार वेरिफिकेशन ले लो इसकी ज़रा। देखो देखो 21.25 मल्टीप्लाई 10.75 मल्टीप्लाई 9.75 मल्टीप्लाई 0.75, तो वही आ रहा है, ठीक है, सही किया नहीं हमने। अब इसको पुट कर दो इन इक्वेशन 1, और ये इक्वेशन 2 है आपकी, यहाँ लिख लो, पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 आपकी क्या निकली है? देखो सामने ही है आपके, थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस बढ़ा दूँ, काफ़ी डल आ रहा है ये बगैर ब्राइटनेस के, ठीक है, बेहतर होगा, ज़्यादा ही बेहतर हो गया चलो, तो R इक्वल टू A 10.5, B 11.5, C 20.5 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 40.87। अब इसको एक साथ करने की ज़रूरत नहीं, मतलब एक साथ करना, अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल 10.5 मल्टीप्लाई 11.5 मल्टीप्लाई 20.5 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 40.87, तो ये आ रहा है आपके पास 15.14 सेंटीमीटर। स्क्वायर नहीं आएगा, वजह मैंने आपको बताई थी क्यों, ठीक है, ठीक है। अब फॉर आर, इसके लिए भी तो काम करना है, बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया ये तो, चलो। अब आर के लिए क्या है आपके पास? एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि है 40.87 डिवाइड एस कितना है 21.25, तो ये आपका सिंपल आर कैलकुलेट हो गया। देखो 40.87 डिवाइड 21.25, तो ये 1.92 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका इन रेडियस, और वो ऊपर है आपका सरकम रेडियस। वर्डिंग तो इस पर कुछ लिखते नहीं है, वरना मैं लिखवाता ज़रूर। तो 15 पॉइंट, देखो हमारा 14 आ रहा है, यहाँ 13 बोल रहे हैं, एक ही बात है, करीब है, और ये तो बिल्कुल एक्यूरेट है, तो समझ गए ना, सिंपल आपके सामने देखो पूरा आंसर इसका एक्यूरेट लिखा हुआ है माशाल्लाह से। अब इसका पार्ट 3 निकालते हैं, और फिर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। आपके पास अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है, सोल्यूशन करते हैं। सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, बस वैल्यूज़ चेंज है। अब सरकम रेडियस आप निकालेंगे तो ए बी सी डिवाइड 4 ट्राइंगल से निकाल लेंगे। इन रेडियस निकालेंगे तो आप किससे निकाल लेंगे? ट्राइंगल अपॉन एस करके निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आप किस फॉर्मूले की मदद लेंगे? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की मदद ले लेंगे आप। फॉर पैरामीटर के लिए किस चीज़ की मदद लेंगे? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड के 2, और 40 प्लस 12 प्लस 38 डिवाइड रख के 2। देखते हैं कि ये एक फ्रैक्शन वैल्यू देता है या क्या देता है। 40 प्लस 12 प्लस 38 डिवाइड रख कर 2 45। चलें, अब ये आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, देखिएगा। अब इस चीज़ को हम पुट कर देंगे, पुट एस इन, किस में पुट करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल में। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या निकला? फॉर्मूला ये रहा, तो एस की जगह 45 रखा जाएगा। 45 में माइनस 40, 45 में माइनस 12, 45 में माइनस 38 आपका आंसर। लेकिन एक स्टेप मजीद, 45, चलें देखें, ये 5, 45 माइनस 12 ये 33,
45 माइनस 38, ये 7, 45 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 7, तो ऐसे आएगा, लेकिन आप ऐसे कर लीजिएगा 227.98, काफ़ी बड़ा नंबर आ रहा है। ठीक है, गलत तो नहीं है, तो मैंने चेक कर लिया। सेंटीमीटर में स्क्वायर फॉर आर, यानी कैपिटल आर जो कि आपका सरकम रेडियस है। तो पुट ट्राइंगल या एरिया ऑफ ट्राइंगल इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 किसे कहूँगा मैं? हाँ बिल्कुल ठीक, समझदार हो गए आप लोग। इक्वेशन 2 ये रही, ठीक है। तो आर तो एज इट इज आ गया। ए बताइए 40, बी बताइए 12, शाबाश, सी भी बता दीजिए लगे हाथ। इसी तरह 4 और वो भी बता दीजिए 227.98। अच्छा, अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। 40 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 38 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 227.98, ऑलमोस्ट 20, लेकिन मैं 20 लिखूंगा इसे, वो 0.001 उसको हटा के सिर्फ 20 लिख लीजिएगा, ठीक है। आप समझ गए होगे, आंसर भी ऐसी दिया हुआ है ना, इसलिए फॉर आर पुट ट्राइंगल इन इक्वेशन 2। अब जगह बिल्कुल यहाँ पे मेरे पास नहीं है, तो मैं बकिया इधर कर दूंगा सोल्यूशन, आप लोग इसके आगे लिख लेना, ठीक है। समझदार हो गए आप लोग, अब आप कम कर सकते हैं अच्छी तरह से। अच्छा देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकाला था मैंने? 227.98 डिवाइड एस, एस क्या निकाला? 45, माशाल्लाह। चलो तो ज़रा वैल्यूज बताओ। 227.98 डिवाइडेड बाय 45 इक्वल टू, अब इसको देखो मैं 5 ही लिखता हूँ, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इक्वल 5 ही है, 5 ही लिखते हैं। और ये ठीक आया है, मैंने पहले ही चेक कर लिया। तो चलो ये हो गया। अब आओ पार्ट, मतलब सारे पार्ट तो हो गए, क्वेश्चन 2 करते हैं, उसके फिर पार्ट्स निकालते हैं, ठीक है। ये बता रहा हूँ मैं, आप लोगों ने ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे क्वेश्चन ज़रूर पेपर में मिलेगा आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट, आपके सामने आपका क्वेश्चन जो है वो मौजूद है। कहते हैं फाइंड R1, R2 एंड R3 इफ द मेजर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABCR। अब एक बात मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर ना आपने रेडियस पता नहीं करना, आपको रेडियाई पता करना है। रेडियाई क्या होता है? रेडियाई जो है वो प्लूरल होता है रेडियस का, यानी अगर एक रेडियस हो तो आप उसे क्या बोलोगे? सिंपल रेडियस बोल दोगे, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीपल रेडियस हो, यानी 1, 2 एंड R3, तो अब इसे आप रेडियस नहीं बोलोगे, बल्कि आप इसे बोलोगे रेडियाई, ठीक है, रेडियाई। अब एक और बात, ये होता क्या है? अब देखो, ये अपने आप में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट ईयर में ये सिर्फ सवाल के हद तक कराया जाता है, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती। उसकी वजह भी है कि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है। तो अभी मैं आपको ये टॉपिक करा देता हूँ फॉर्मूले लिखवा कर, अगर टाइम मिला तो मैं इसको इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी तो मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुझे टाइम सेव करना है, क्योंकि अगर मैं ये समझाऊंगा तो मुझे कम से कम 40-50 मिनट इसको समझाने में तो लगेंगे, क्योंकि ए से बात शुरू कर कर जेड तक जाना होगा ना, इसीलिए। तो कोई ज़्यादा रटना नहीं है, बस फॉर्मूला इसका सिंपल सा है। थोड़ी बात तो मैंने आपको बता दी। R1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय S माइनस A, जब R1 निकालोगे। और इसकी एक डायग्राम बनी हुई है, वो अगर आप चाहो तो देख लेना, उससे बात अच्छी समझ में आ जाएगी। 333 पेज नंबर पर मौजूद है, उसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएंगे कि 3 रेडियस कैसे निकल रहा है इसमें। R2 कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल S माइनस B से। R3 कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल S माइनस C से। तो ABC आपको दिया हुआ है, S यानी पैरामीटर पता करना है, और उसके बाद हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल पता करना है। तो सबसे पहले S ही पता कर लेते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए भी यूज़ हो जाएगा। तो लिख लो फॉर S, तो A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो है वो आप इसको देख लो, ये कैसे होगा, ठीक है। तो 23 प्लस 24 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 2,
अच्छा, तो ये नया बोर्ड मार्कर है इसलिए इतना अच्छा चल रहा है, और ब्लैक से मुझे लगता है काम ज़्यादा साफ़ सुथरा हो रहा है। तो ये देखते हैं कैसे होगा, सीधा कैलकुलेटर से एक साथ कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये आ गया कैलकुलेटर। कैलकुलेटर की वजह से इसके ऊपर थोड़ा सा पेंसिल का कचरा गिर गया, चलो साफ़ कर लेंगे बाद में। असल में मैं भी ज्योमेट्री बॉक्स में रखा हुआ होता है ना, इसलिए ऐसा हो जाता है। 23 प्लस 24 प्लस 28 2 डिवाइड 37.5, ठीक है 37.5। तो ये तो बड़ी आसान सी चीज़ है ना, जब बगैर फार्मूले के करते हैं तो चीज़ें आसान लगती है ना, मगर बगैर एक्सप्लेनेशन के सिर्फ फार्मूला लगाया आंसर निकल गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ज़रा एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए काम करते हैं। फार्मूला पता है, यहाँ लिख लो फॉर, ये आपका ऐसे, इसको ज़रा मैं ब्रैकेट कर देता हूँ, फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सिंपल बात। चलो एस आपको पता है, सब भी चीज़ें आपको पता है, बस वो लिख दो। एस 37.5 माइनस 23, 37.5 माइनस 24, 37.5 माइनस 28। ये लो, हो गया काम। आप इसको ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये तो एज इट इज आ जाएगा 37.5। अच्छा 37.5 माइनस 23, तो ये आ गया 14.5। ठीक है, कोई मुश्किल परेशानी। अब इसी को एडिट करते हैं, वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 24 को बस डाल देते हैं इसमें, 23 को हटा के, तो ऑब्वियस से बात समझ में आ रही थी। ठीक 28, तो ये हो गया 9.5। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखें क्या कैलकुलेट होकर आता है, तो 37.5 मल्टीप्लाई 14.5 मल्टीप्लाई 13.5 मल्टीप्लाई 9.5, तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक बड़ी वैल्यू है लेकिन सही है, कोई मसला नहीं है। देखो अब लेंथ के यूनिट्स मुझे दिए हैं, तो ज़्यादा बेहतर ये है कैसे भी सेंटीमीटर कर लिया जाए, ठीक है, और इसे सेंटीमीटर पे स्क्वायर ले लिया जाए। ये आपके दो तो चीज़ें आ गई। अब तीसरी चीज़ें क्या पता करनी है आपने, फॉर R1। R1 का फॉर्मूला वो देखो, वो लिखा हुआ, ये रहा R1 का फॉर्मूला। इक्वेशन 1 बना देता हूँ ताकि पहचानने में आसानी रहे। तो R1 इक्वल टू 264.07 डिवाइड एस कितना था 37.5 और 37.5 माइनस 23। अब यहाँ पर R1 की वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो ये R1 आ जाएगा। अब देखो R1 कितना आ रहा था, डायरेक्ट कैलकुलेट करता हूँ, तो 264.07 डिवाइडेड बाय 37.5 माइनस 23, ये लो, और ये 18.21 सेंटीमीटर। याद रखना इसका यूनिट मीटर में आएगा, सॉरी सेंटीमीटर में आएगा, स्क्वायर वगैरह नहीं आएगा। अब R2 के लिए काम करते हैं, R2, R1, R2 एंड R3 एक साथ लिख लेना, ठीक है। अच्छा अब R2 के लिए क्या करूँगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। देखो फॉर्मूला ये लिखा हुआ R2 के लिए, इक्वेशन 2 ये रही आपकी, ठीक है। डिवाइड में क्या लेकर आना है 37.5 माइनस, अब 24 आएगा, क्यों, क्योंकि B है, देखो ना B है उधर, तो ये आ गया आपका R2। तो ज़रा वैल्यू लिखते हैं इसकी। अब देखो जो कैलकुलेट किया ना उसी को बस एडिट कर लो, ये लो, ठीक है 19.56। तो टाइम बचाओ अपना, इस तरह से कैलकुलेशन करना। अब R3 लिखते हैं, सेम चीज़ लिखी जाएगी, 264.07 डिनोमिनेटर में 37.5 माइनस 28 आ जाएगा। क्यों 28 आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ C है, यहाँ C है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, अगर किसी बच्चे को मुश्किल हो रही है समझने में तो आसानी हो जाएगी। चलो ये आ गया। अब R3 देखो क्या आ रहा है, देखो इधर देखो, अब बस क्या करना है, इसे 8 कर देना है, ये लो, देखो। तो R3 आ रहा है आपका 27.79 सेंटीमीटर। समझ में आया ना कैसे निकाला मैंने। देखो भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ऊपर रखा, जो कि आपके पास ये आ गया 264.07, और फिर मैंने S की वैल्यू निकाली, पैरामीटर वो ये आ गया, फिर A की वैल्यू मुझे गिवन थी, ये आ गया। तो आपके आंसर्स ये आए, 3 आंसर्स निकलेंगे इसमें एक क्वेश्चन के। चेक करते हैं, 18.2 बिल्कुल ठीक है, 19.6 राउंड ऑफ करोगे 19.6 ही बनेगा ये,
और 27.8 ये भी देखो राउंड ऑफ करते हैं, इसको राउंड ऑफ की टेक्निक अप्लाई करते हैं। तो देखो राउंड ऑफ करने से क्या होगा, 5 मतलब 6 था तो 5 एक कैरी आगे चला गया तो ये 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एक कैरी दूंगा तो ये 9 खत्म हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। बिल्कुल वो बुक जैसा आ गया है, कोई मुश्किल परेशानी आसान। इसी तरह से पेपर में भी करना अगर ये आ जाए। पार्ट 2 करते हैं इसका। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, 24.5 और 24.4, 34.8, 42.5। अब देखो पहला क्वेश्चन जिस तरह किया था सेम एज इट इज टेक्निक अप्लाई कर लो। वही रेडियाई पता करनी है मैंने। तो R1 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय S माइनस ए, ये कोई मसले वाली बात नहीं है। R2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल S माइनस बी। R3 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल S माइनस सी। अब सबसे पहले मेरे भाई आप पता करेंगे और मेरी बहनें वो पता करेंगे S को। S का फॉर्मूला पैरामीटर है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड में 2। अब S क्या रखना है, 24.4 प्लस 34.8 प्लस 42.8 डिनोमिनेटर विथ 2 एंड ये वैल्यू आपकी S। कैलकुलेटर को ज़रा यूज़ करें आप लोग और आंसर बताएं मुझे। साथ साथ करें कैलकुलेटर को ना यूज़ साथ साथ करा करें मेरे साथ। 34.8 प्लस 42.8, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ये लो 51। चलो ये अच्छा हो गया, ये एक होल नंबर आ गया ना। अब इसका सेंटीमीटर का यूनिट ज़रूर लिखिएगा क्योंकि पैरामीटर मैंने बताया ना लेंथ होती है, ये कोई एरिया नहीं होता है। चलो ये तो बहुत इजी बात थी, बहुत सिंपल सी बात की थी मैंने इधर। अब हमने कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो वो क्या रहेगा आपके पास, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अच्छा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, वहाँ जमा नहीं लिख सका तो इसलिए मैंने आगे लिख दिया। एक ही बात है, कोई मतलब गलत चीज़ नहीं है ये। अच्छा चलो ये चीज़ भी आपका क्लियर हो जाएगा, डाउट अगर था कि इसको इधर लिख सकते हैं या नहीं। तो मैंने इधर लिखते हैं ना, मैंने इधर लिख दिया। अमूमन लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं लेकिन मैंने राइट हैंड साइड की तरफ लिखा। अच्छा तो एस क्या है, 51। अब 51 में से आपको माइनस करना होगा 24.4। 51 में से ही आप माइनस करोगे 34.8। 51 में से ही माइनस करोगे 42.5, ठीक है, ये आपका वैल्यू आ जाएगी। तो 51 और 51.24.4 तो 26.6 और इसी को ज़रा एडिट करेंगे तो 34.8, 16.2, इसी को अगर ऐड करेंगे तो 42.5, 8.5। अब इसी को ज़रा वैल्यू लिखेंगे तो 51 मल्टीप्लाई 26.6 मल्टीप्लाई 16.2 मल्टीप्लाई 8.5, सॉरी ये 8.5 करिए इसे, तो 432.020 सेंटीमीटर में स्क्वायर। चलें ये आपकी वैल्यूज आ गई। अब फॉर R1, R2 एंड R3, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R1, मतलब फार्मूला देख लो, ये रहा फार्मूला। देखो फार्मूला मैंने एक बार लिख दिया तो बार बार मुझे लिखने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी ना। आप लोग भी अच्छी तरह समझ सकते हो कि सर ने एक बार अगर फार्मूला लिख दिया तो उसी में वैल्यूज पुट करेंगे। तो R1 क्या है हमारे पास, 432.20 डिवाइड 51.24.4, तो ये आपका R1 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि मैं आगे करके लिख रहा हूँ ताकि बात यार समझ में आ जाए। देखो इधर लिख रहा हूँ 432.20 51.24.4। अच्छा एक मिस्टेक है कि माइनस खराब है, ठीक है, 16.24 सेंटीमीटर, ठीक है। परेशानी मुश्किल नहीं सर, बात अच्छी समझ में आ रही है माशाल्लाह से। अच्छा देखो सेम ही चीज़ें रहेंगी, 3432.20 डिवाइड 51 माइनस 34.8 आंसर। इसी चीज़ को एडिट कर दो 34.8,
तो R2 इक्वल टू 26.67 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसी को ऐड कर दो अगेन, 432.6 432.20 51 माइनस 34.8, तो 34.8 क्या है? 34.8 नहीं, 42.5 42.5, तो द आंसर इज 42.5, तो ये आ गया 50.84 सेंटीमीटर। तो ये तीन वैल्यूज आपकी आई। अब इन तीनों को हम वेरिफिकेशन में डालते हैं, यानी ग्लॉसरी से चेक करते हैं। तो 16 पॉइंट, ये थोड़ा सा कम आया हमारा, लेकिन चल जाएगा, मसला नहीं है। 16 पॉइंट, अच्छा ये बिल्कुल ठीक है, 26, और ये ठीक आ रहा है। इधर थोड़ा सा फ़र्क है, इधर हम वेरिफिकेशन ले लेते हैं कि कहीं हमने वैल्यूज़ को पुट करने में तो गलती नहीं कर दी है। तो 51 मल्टीप्लाई 26.6 मल्टीप्लाई 16.2 मल्टीप्लाई 8.5। हाँ, तो हमने असल में थोड़े से नंबर कम लिए ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर हम यहाँ 8 बढ़ा देंगे, अगर मैं 8 यहाँ बढ़ा दूँ, हर जगह पर 8 बढ़ा दूँ, तो करीब करीब बुक जैसा हो जाएगा। बस मैंने आपको बताया ना, इस चीज़ के ऊपर आपके नंबर नहीं कटते हैं, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं, सर 2 नंबर लें 3 नंबर, मैं बार बार बताता हूँ वीडियो में और बताता रहूँगा आगे, इसमें मसला नहीं आता। अब देखो बिल्कुल बुक जैसा हो जाएगा, ये देखो कितना बुक के करीब चलेगा ना, इतना ही दिया हुआ था ना, 16 नहीं, थोड़ा सा अभी भी करीब आ गए, यानी इसको हटा के चेक करते हैं, ये तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा इस पर तो कुछ। हाँ ठीक है, सही है, सही आ रहा है, वो थोड़ा छोटा करना होगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है, चल जाएगा। हाँ, बस यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, 16 26 50 ये बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर ये गलत है ना तो फिर एक्सेप्टेबल नहीं होता है, वरना बाकी में चल जाता है। ये देखो कितना करीब है, अगर गलती की होती तो इतना करीब नहीं जाते। तो आई होप बात समझ आ गई होगी। अब अपना आगे की तरफ चलते हैं, जो कि है इसी का पार्ट 3, फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम करेंगे इसी का आखिरी पार्ट, इसी क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट। तो वही सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। R1 इक्वल टू, देखिए मैं एक बात आपको बोलूं कि ये मेरी गलती है कि मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं दिया, ठीक है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ भी तो देखनी होगी कि मेरे पास टाइम कितना है इस कोर्स को कंप्लीट कराने में। और अगर मैं सिर्फ इसी का कॉन्सेप्ट देने बैठूंगा ना, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि 1 आधा घंटा लगेगा, ठीक है। अब खुद बताएं कि क्या मैं एक्सरसाइज कराऊं या 1 आधे घंटे में सिर्फ एक सवाल के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। तो बुक की डिज़ाइन ही कुछ इस तरह से है कि या तो आप इसके सवालात कर लो पेपर के लिए, या तो इससे तालीम हासिल कर लो, यानी एजुकेशन निकाल लो। इसका सबसे अच्छा हल पता है क्या होता है कि अभी आप ये कर लो, खुद से रिसर्च कर लो, जैसे कि हमने किया, खुद से रिसर्च करके पढ़ा। हमारे टीचरों ने भी हमें यही फॉर्मूले लिखवाया तो करा दिया था, जैसे कि हम करा रहे हैं आपको। लेकिन आज हमें समझ में आ रहा है कि उनकी भी मजबूरी थी भाई, लेकिन मैं उन्हें कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन होता है, ऐसा हो जाता है। तो आपने अब खुद भी रिसर्च करनी है कि ये रेडियाई क्या होता है और कैसे बन रहा होता है। इन सर्कल मैंने आपको पढ़ा दिया, इन रेडियस मैंने आपको पढ़ा दिया, सर्कम रेडियस उसको तो मैंने ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया क्योंकि वो थोड़ा सा शॉर्ट टॉपिक था, लेकिन ये बड़ा टॉपिक है इसलिए ऐसा हो रहा है। ड्राइंग व्राइंग भी इसमें करनी होती है काफ़ी। और बाकी अब चलो इसको करते हैं। मैंने कहा बता दूँ आप लोगों को ये बात, कहीं आप लोगों के जहन में मुझे लेकर ये ना हो कि सर आपने ये कराया नहीं, इसलिए। वरना मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि वीडियो जितनी भी लेंदी हो जाए लेकिन समझ में बात आ जाए। लेकिन कभी कभार हम भी बड़े मजबूर हो जाते हैं कि या तो कोर्स कंप्लीट कराएं या तो टॉपिक को सही तरह एक्सप्लेन कर दें। लेकिन फिज़िक्स में तो मैं जितना भी मुश्किल हो जाए भाई, जितना भी टाइम लग जाए, मैं पूरे टॉपिक एक्सप्लेन करता ही हूँ, चाहे उसमें फिर 1 दिन लगे 1 हफ्ता लगे। कुछ टॉपिक तो मैंने ऐसे भी कराए जिसमें काफ़ी दिन लग गए थे मुझे। लेकिन ये मैथ का कोर्स बहुत ज़्यादा होता है। मैथ एक अपने आप में ही एक दुनिया है मैथ, तो इस दुनिया को समझने के लिए थोड़ा हमें खुद से भी कोशिश करनी चाहिए। तो फॉर ट्राइंगल करते हैं, और रेडिकल एस, एस माइनस ई, एस माइनस बी, एस माइनस सी। कोई मुश्किल परेशानी की बात तो है नहीं, इजीली वाली बात है। एस क्या है? 95, 95 माइनस 75, 95 माइनस 62, 95 माइनस 53। इस तरह वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनके आंसर एक्यूरेट आते हैं। उसकी वजह यह है कि उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होते हैं,
और फिर वो जो वाले होते हैं ना डेसिमल पॉइंट वाले, उसके आंसर में थोड़ा फ़र्क आता है। 95 माइनस 75, 20 बच रहा। सब बात समझ में आ रही थी। अच्छा 62, 33 बच रहा है, 53, 42 बच रहा है। अच्छा अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो 95 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 42, 1622 पॉइंट। अब देखो इधर भी ये चक्कर है कि ये आखिर में कुछ वैल्यूज दी हुई है, मैं रख लेता हूँ। चलो आप सिर्फ 7 तक भी लोगे ना तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका हो गया। सेंटीमीटर का स्क्वायर लाजमी लगाइएगा। सेंटीमीटर क्यों लिखा? क्योंकि देखो लेंथ सेंटीमीटर्स में दी हुई थी ना, इसलिए। तो फॉर R1 R2 एंड R3, तो R1 इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल 1622.7754 इन डिवाइड 95 माइनस ये कितना है 75। तो ये आपका आर की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। इधर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से नज़र आ जाए। वैल्यू देखो 92.22 पॉइंट नहीं है, ठीक है, 1622.7755 बल्कि 4 है, डिवाइड 95.75 माइनस है। पता नहीं आज क्या हो गया मुझे भी, कभी कभार जो है ना सर में दर्द हो रहा होता है इस टाइम पे शुरू में पढ़ाने में, तो फिर जो है ना इस तरह की गलतियाँ होती हैं। अब मैं ये है कि उठ जाऊंगा तो फिर काम रह ही जाएगा, क्योंकि मुझे पता है इस टाइम तक आके मेरी भी एनर्जी जो है ना वो बिल्कुल डाउन पे चली जाती है। लेकिन चले हो रहा है काम। अच्छा देखो अभी मैंने क्या किया, मैंने इसमें पुट किया, तो ज़रा आंसर निकालते हैं। कितना है 62, तो 49.17 सेंटीमीटर। अच्छा अब इसी तरह R3 1622.7754 डिवाइड 95 माइनस 53, तो R3 इक्वल टू 53, तो 38.63 सेंटीमीटर। चलें ये आपके 3 आंसर्स आ गए हैं आर के। वेरिफिकेशन की तरफ जाना लाजमी है, वरना हो सकता है कि हमसे कहीं कोई मिस्टेक हो जाए। हाँ तो 81 पॉइंट, देखो ये बहुत करीब है, 1413 आ रहा है। और 49.18, देखो ये 17 आ रहा है, राउंड ऑफ करोगे 18 हो जाएगा। 38.64 सारे एक्यूरेट हैं, बस ये राउंड ऑफ करने के ऊपर है, राउंड ऑफ करोगे तो ये 4 हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ जो आंसर आए हैं अगर वही लिखोगे तो पूरे नंबर आएंगे। राउंड ऑफ करना तो तरीका तो आता है आपको, राउंड ऑफ कर देना। कहीं आप लोग ये कंफ्यूज नहीं होना कि पॉइंट के बाद गलती तो नहीं हो गई है मेरे से। कभी कभार तो ऐसा हो रहा होता है कि आंसर होता है 52, बच्चे का आ रहा होता है 53 54, तो भी उसको ठीक नंबर पूरे मिल जाते हैं, क्योंकि पता है भाई कैलकुलेशन में पॉइंट कम ले रहे होते हैं, ज़्यादा ले रहे होते हैं, इस तरह आगे पीछे चल रही होती है चीज़ें। अच्छा अब जो क्वेश्चन शुरू होने जा रहे हैं ना, ये तमाम पेपर के लिए मोस्ट फेवरेट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी होते हैं। ये जो बच्चा छोड़ेगा उसको पेपर में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मज़े की बात है आता ही है इनमें से एक क्वेश्चन, तो मुझे नहीं लगता कोई छोड़ेगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद क्वेश्चन 4 5 6, तो कुछ 4-5 क्वेश्चन हैं और पार्ट्स भी हैं कुछ में, तो वो भी कराऊंगा मैं। टेंशन परेशानी वाली बात कहीं नहीं होगी, आप लोगों को अपनी पूरी एफर्ट में दूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 से निकालते हैं। अच्छा तो देखें यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूँ हो क्या रहा है। सबसे पहले तो आपको अच्छी तरीके से ये बात पता है कि जब A इक्वल टू B इक्वल टू C होता है तो इसका मतलब क्या होता है, जो ट्राइंगल बन रहा है वो कौन सा ट्राइंगल है, वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है। चलो लिखो, मेरे साथ लिखते रहना क्योंकि ये ऐसे ही बोर्ड में परफॉर्म करना है आपने जाके। तो गिवन ट्राइंगल यानी ये ट्राइंगल की ही बात कर रहे हैं, A इक्वल टू B इक्वल टू C है, यानी तीनों साइड्स बराबर हैं। तो लिख लो गिवन TRIAN ट्राइंगल इज, गिवन ट्राइंगल क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो, EQUILATERL, ठीक है।
इक्विलेटरल ट्रायंगल आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो, जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। अब क्या तीनों साइड्स बराबर हैं, इसका मतलब क्या है, मतलब कोई वैल्यू तो नहीं दी हुई, तो इसको मैं x ले लेता हूँ। अब जो वैल्यू x की होगी वो तीनों साइड्स की होगी, याद रखना। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का शेप देखना चाहो तो ऐसा बन रहा होता है, ठीक है, तीनों साइड सेम आ रही होती हैं, इस तरह का समोसा कह लो इसको लेकिन समोसा है नहीं, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। कहीं आप वाकई अब भूख लग रही होगी ना आप लोगों को, तो अब थोड़ा सा अगर शाम का टाइम है तो कुछ रिफ्रेशमेंट ले लो ताकि फ्रेश हो जाओ। अच्छा चलो, ये बात समझ में आ गई। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक और चीज़ भी आपको देखने के लिए मिलती है, वो क्या है वो मैं जरा समझाता हूँ। एज वी नो डैट, वो मैं इसको ना आपको डिटेल से समझाता हूँ। एज वी, आप आज बोलोगे सर आज तो आपने बड़े कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। एज वी नो डैट, अब क्या बात करी है मैंने, तीनों साइड्स, तो ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 हो गया, ठीक है। अब देखो मैंने तीनों साइड्स बराबर हैं ये बात कही है ना, तो इसी तरह से तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। जैसे तीनों साइड्स बराबर है ना, आपने थ्योरम पढ़े हैं ना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वाले, तो उन्हीं में ये चीज़ भी हमने पढ़ी थी, याद होगा आपको। तो अगर तीनों साइड्स बराबर हैं तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है, ये बात याद रखना। यानी आपके पास अल्फा बराबर होगा बीटा बराबर होगा गामा के, ठीक है। अब क्या वैल्यू है इनकी ये भी नहीं पता, इसको भी x कह लो, या चलो इसको y कहना चाहो तो y कह लो, लेकिन मैं इसको x ही कह देता हूँ। अब देखो इनको ज़रा सॉल्व करते हैं, तो x इसकी जगह क्या आ गया x, इसकी जगह क्या आ गया x, इसकी जगह क्या आ गया x, और ये हो गया 180, तो ये क्या हो गया 3x इक्वल टू 180, तो ये इधर जाके क्या हो गया डिवाइड, तो ये कितना हो गया आपके पास x इक्वल टू 60 डिग्री। यानी अल्फा बीटा गामा इन तीनों की वैल्यू 60 आ रही होगी। ये क्यों बताया मैंने, ताकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, अब इधर सिर्फ सिंपल है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट होनी है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है R1 का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, फॉर R1 का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, बिल्कुल ठीक सर, R1 का फॉर्मूला आपने पढ़ाया था कि सही लिख लेते हैं, इसका फॉर्मूला पढ़ाया था एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय s माइनस a, यही पढ़ाया था जी सर, यही पढ़ाया था। अच्छा कैपिटल R का फॉर्मूला इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ाया था, क्वेश्चन नंबर 1 में, तो ABC डिवाइडेड बाय 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, यही पढ़ा था ना। तो ABC डिवाइडेड बाय 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा अब सिर्फ R का क्या पढ़ाया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय S, यही फॉर्मूले पढ़ाए थे ना। देखो आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ ये फॉर्मूले भूलना मत आप लोग। तो ये तीनों फॉर्मूले हमने पढ़ाए थे। अब तीनों में एक चीज़ आपको कॉमन मिल रही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यानी पहले हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल से पहले क्या कैलकुलेट करते हो, S, तो ज़रा S भी कैलकुलेट कर लो। करना कुछ नहीं है, बस आपने ना फॉर्मूला लिखकर उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है, यानी इस चीज़ को उठाना है और इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है, कुछ नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड उठानी है और उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है फॉर्मूले की। लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए थी, तो इसलिए मैंने ये बता दी पहले। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ये सवाल आ जाए आपने कुछ नहीं करना, बस आपने लेफ्ट हैंड साइड उठानी है और उसमें फॉर्मूला लगाना है, यानी R का क्या फॉर्मूला है, कैपिटल R का, और स्मॉल r का क्या है, और फिर वैल्यूज़ पुट कर देनी है, बस आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन पहले आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल तो पता करना ही पड़ेगा, अगर वो भी लगाओगे तो फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल से पहले आपको क्या पता करना होता है, S, तो S पता कर लेते हैं। S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। अच्छा अभी हमारी डिटेल में बात हो चुकी है कि ABC क्या होता है। वैसे मैं आप लोगों को ना एक चीज़ पढ़ा चुका हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास किसके बराबर होता है, √3x² अपॉन 4 के, आपको याद होगा, लेकिन फिर करके देख लेते हैं ताकि कहीं कन्फ्यूजन ना रहे दिमाग में। तो देखो A क्या है, सर A सिंपल आपके पास जो है वो x है, इसी तरह B भी x है, C भी x है। देखो मैंने यहाँ लिखी है ये बात, A B C तीनों x है, तो जब भी मैंने ये बात पहले क्लियर कर दी। मैं अगर ये बोलता कि A भी x है, B भी x है, C भी x है, शायद आप कंफ्यूज होते, क्यों सर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह भी बता दी मैंने। तो 3x डिवाइडेड बाई 2 ये आपका पैरामीटर आ गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप आगे की तरफ चलते हैं और वो सॉल्व करते हैं। अच्छा तो अब हम जो है वो
असल में ना मेरा घर थोड़ा सा रोड की तरफ है, तो अक्सर गाड़ियों का शोर आप लोगों को आ रहा होता होगा, तो इसको मैं माइक लगा के कम नहीं कर पाता, तो होता है थोड़ा बहुत शोर कभी कभार। अच्छा, एक बड़ा मसला आ रहा है, ये जो मेरे सामने लगा हुआ है ना कैमरा, ये पता नहीं क्यों हिल रहा है। अच्छा, तो चलो, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है आपका होल रेडिकल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सिंपल बात है, कोई मुश्किल परेशानी वाली बात नहीं करी मैंने अभी तक। अच्छा, एस क्या निकाला? 3x/2। अच्छा, एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जब आप इस तरह लिखें ना तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिएगा। बेसिकली एस में कोई नंबर तो नहीं कटते अगर नहीं लिखोगे सही तरीके से, लेकिन पता चल जाता है कि आपने समझा है या रटने की कोशिश की है सवाल को, तो इसको जरा देखिएगा, ठीक है। अच्छा, 3x/, मैंने एक ही जगह x क्यों डाला? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। जब भी मैं अब बी की जगह x क्यों डाल रहा हूँ? बिल्कुल सही सर, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। वाह, आप लोगों को तो समझ में आ गई बात। अब इसी बात पे कर दीजिएगा सब्सक्राइब। दोस्तों वगैरह को भी कह दिया करो भाई सब्सक्राइब करने का। मैं कितना कम कहता हूँ आप लोगों से, आप लोग करा करो, शेयर कर दिया करो दोस्तों वगैरह में। अच्छा सर, मेहनत करते हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह भी कर लो भाई। चलो, अब आप बोलोगे सर आप प्रमोशन कर रहे हो अपनी। चलो हाँ, प्रमोशन है ये। अब देखो, ये तीनों चीज़ें सेम है। एक बार मैं ना रफ में सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि मैं इस एलसीएम को सॉल्व करने के लिए इस पूरी चीज़ को बार बार नहीं लिखूंगा, और आप भी नहीं करना, रफ में सॉल्व कर लेना। 3x/2x ये किसके बराबर आता है? तो 2 इधर एलसीएम ले लिया तो 2x यानी मल्टीप्लाई हो गया, और 2 दोनों के नीचे आ गया, तो ये बराबर हुआ आपके x/2 के। तो इस चीज़ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? x/2। और कैसे आ रहा है बराबर, आपको समझ में आ गई ये बात, ठीक है। डायरेक्ट भी समझा सकता था, लेकिन डायरेक्ट मैंने कहा अच्छा नहीं रहेगा ना, इसलिए मैंने ऐसे करा दिया। 3x/2, ठीक है। तो x/2 और x/2, ठीक है। अच्छा, तो ये 4x है ना, बेसिस सेम पावर ऐड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है ना आप लोगों ने, तो 4 हो जाएंगे तो 3x⁴, ठीक है। अब इतना बड़ा इसको बनाने की जरूरत नहीं। अच्छा, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16। अब देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर कि स्क्वायर रूट को डिनोमिनेटर में अलग कर लो, न्यूमिनेटर से अलग कर लो। वैसे तो डायरेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन मैं अलग इसलिए करवा रहा हूँ ताकि किसी बच्चे के दिमाग में वही अगेन शक ना रहे कि सर कैसे हुआ, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देते, तो इसलिए ऐसा करता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, 2 को बाहर कर लिया, फिर 2 को अंदर कर लिया, और ये आ गया। याद है आपको, मैंने जो आई थिंक एक्सरसाइज 11.3 का लास्ट क्वेश्चन यही किया था हमने, तो मैंने कहा डायरेक्ट लिख देता हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा समझ नहीं आएगी बात, तो ये समझ में आ गई ना। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर बाहर हो गया, स्क्वायर रूट 3 में बस एक्स स्क्वायर रूट में सिर्फ 3 रह गया, और एक्स स्क्वायर बाहर हो गया। 16 का स्क्वायर रूट आप सब जानते हो 4 के बराबर। अब आपके पास एस की वैल्यू भी आ चुकी है, अब आपके पास आपकी और वैल्यूज भी आ चुकी हैं, ऐसे यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, तीनों वैल्यूज आपकी आ चुकी हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ एक छोटी सी वर्डिंग लिखूंगा। ये देखो, ये चीज़ ज़रूर लिखना, एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ बच्चा पढ़कर आया है, बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हैं, जब भी उसने इस तरह से ये बात करी। क्योंकि हम पहचान जाते हैं कि भाई ये सच बोल रहा है या झूठ, तो इसी तरह से एग्जामिनर भी पहचान जाता है ना बच्चा ने क्या लिखा है, क्या लिखने की कोशिश करी है। तो टेक राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, ये तो पहले ही लिख देनी चाहिए थी बात, लेकिन इधर लिख रहा हूँ, कोई मसला नहीं। टेक लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास क्या है, ये सॉल्व करोगे ना, यही चीज़ बनेगी, अभी देखना। R1 = R, ठीक है। अब R1 किसके बराबर है, मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा आपके लिए, S/A। अच्छा, ये लगाए रखना, ये लगाए रखना। अच्छा, उसके बाद R किसके बराबर है, ABC डिवाइड बाय 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद आपके पास वो किसके बराबर है, R1 नहीं, सिर्फ R की बात कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाय S। अब ये चीज़ मिटा रहा हूँ क्योंकि देखो ये तो हमें रियल पार्ट की ज़रूरत नहीं है ना, आप नीचे नीचे काम करते रहना, क्योंकि आपके पास तो कॉपी के आगे पेजेस है ना। मैं थोड़ा सा स्टक हुआ हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने
सब चीज़ आ चुकी है मेरे पास, वो पुट करना है। ये याद रखना, ए बी सी इक्वल टू एक्स के बराबर है, क्योंकि अभी हमें चाहिए होगा यहाँ पे यही। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके निकल के लाए, स्क्वायर रूट 3 एक्स पे स्क्वायर डिवाइड पर होल पर 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर को बाहर लिख लो या सबके नीचे लिख लो, एक ही बात है, कोई वो परेशानी वाली, ऐसे लिख लो, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अब डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, एस। एस क्या निकाला, 3x डिवाइड पे 2, और ए क्या है, एक्स। कुछ नहीं किया, बस इधर वैल्यू पुट की। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर था, इस चीज़ के बराबर है। एस किसके बराबर है, 3x/2, अभी आपके सामने निकाल के दिखाया था, और ए एक्स के बराबर है। अच्छा ये चीज़ लगा लेना। अब ए बी सी किसके बराबर है, एक्स एक्स एक्स। ठीक है, अब ज़्यादा अच्छा पता क्या रहेगा, ऐसे ना लिखा जाए, एक्स एक्स और एक्स। हर चीज़ को लिखने की एक तरतीब होती है, तो इधर भी तरतीब फॉलो करें। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आप क्या लिख कर लाए हैं, स्क्वायर रूट 3 एक्स पर स्क्वायर डिवाइड पर 4। मुश्किल परेशानी की बात नहीं सर, माशाल्लाह से अच्छी बात समझ आ रही है। अच्छा अब न्यूमरेटर में क्या है, एक्स का क्यूब, सॉरी स्क्वायर रूट 3 एक्स स्क्वायर और 4। अभी आपको एक्स की वैल्यू मिल जाए ना, ये कितना आसान हो जाएगा सवाल सॉल्व करना ना। अच्छा डिवाइड में क्या है, 3x2। अब ये इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब मैं इस चीज़ को रिमूव कर सकता हूँ। उसकी वजह ये है कि हमें आगे भी इसको लेके चलना है ना, इसीलिए। तो जब ये देख रहे हो, जब भी ये सवाल पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं पीछे के। इधर एलसीएम लेकर रेसिप्रोकल करेंगे, 3x स्क्वायर अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x डिवाइड बाय 2। किस तरह किया समझ में आ रही है ना, अभी थोड़ी देर पहले ये चीज़ हमने परफॉर्म की थी पीछे। ठीक है, अच्छा 3x है तो क्या बनेगा, x3। अच्छा मैं एक बात आप लोगों से कहना चाह रहा था कि देखो अक्सर कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोग जो है ना आगे बढ़ना चाहते हो, मगर कुछ लोग जो होते हैं आपकी ज़िंदगी में, वो ऐसे काम करते हैं जानबूझ के या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, कि जिसकी वजह से ना आप पीछे आ जाते हो, क्योंकि वो आपके मुखालिफ काम कर रहे होते हैं। वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, या वो चाहते नहीं हैं, या उन्हें पता नहीं है, ये उनके ऊपर होता है। तो आपने क्या करना है, आपने उन लोगों को टाइम नहीं देना कि मैं इसको जो है वो जो है कहूँगा कि ये मेरे को क्यों तंग कर रहा है। नहीं, आपने बस मेहनत करते रहना है, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना किसी भी चीज़ में। ठीक है, कि आप लड़ रहे हो कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, नहीं, पढ़ो मेहनत करो, इंशाल्लाह आगे बढ़ोगे। स्क्वायर रूट 3 एक्स पे स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 3 एक्स पे स्क्वायर। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जगह एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अमूमन ऐसा नहीं किया जाता, डायरेक्ट कैंसिल कर दिया जाता है। ये मल्टीप्लाई का साइन है। अब रेसिप्रोकल करोगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, 3x नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलो अब बकिया यहाँ करता हूँ। तो यहाँ क्या बच गया, पहले मैं ये लिखता हूँ, स्क्वायर रूट 3 एक्स पर स्क्वायर। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ ताकि आपका सवाल अच्छा समझ आ जाए। अब नीचे क्या बच जाएगा, सिर्फ x। ठीक है, और रेसिप्रोकल होकर क्या हो गया, 2 ऊपर आ जाएगा, x नीचे आ जाएगा। ये समझ में आया ना कैसे किया। 3x माइनस 2 कितना बचा, x, x/2। x/2 को रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा, 2 ऊपर x नीचे। अच्छा इधर करो, देखो ये 3 है, ये कितना है 2, तो सिर्फ क्या बचा आपके पास, x/स्क्वायर रूट 3। अच्छा ये कितने पर आता है, 2 के टेबल में 1 पर, ये कितने पर आता है 2 पर। ठीक है, ये कितने पर आता है, ये 1 और ये 2, तो क्या बच गया आपके पास, स्क्वायर रूट 3 और सिर्फ x। ठीक है, अच्छा डिनोमिनेटर में क्या बच गया, देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया आपके पास 6। अच्छा अब इधर भी कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कितने पर आता है 1 और ये 2, तो स्क्वायर रूट 3 और ये इससे कैंसिल हो गया 2 और ये x। सिंपल बात, ये क्या हो गया x/स्क्वायर रूट 3 और ये क्या हो गया स्क्वायर रूट 3x/6। अब आप बोलोगे सर ये क्या समझ में नहीं आ रही बात। तो देखें यहाँ पर ना
इधर थोड़ा सा मसला होगा मैं सॉल्व करने में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड स्क्वायर रूट 3 कर लेता हूँ। अब उसकी वजह क्या है, मैं चाहता हूँ कि न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट चला जाए, डिनोमिनेटर से ख़त्म हो जाए। जब भी ये किया जाता है ना मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये इसका यही मकसद होता है कि न्यूमरेटर में चीज़ आ जाए, डिनोमिनेटर से ख़त्म हो जाए। तो ये x स्क्वायर रूट 3, तो मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 डिवाइड स्क्वायर रूट 3, बाकी सब ऐसे ही चलाते रहो। सवाल सिंप्लीफाई हो चुका है, बस एक छोटा सा स्टेप है वो जो मुझे बताना है, बाकी ये सिंप्लीफाई हो चुका है। तो देखो स्क्वायर रूट 3 और ये 2, ये x, तो देखो ये आ गया आपका स्क्वायर रूट 3, ये x। अब यहाँ क्या आ रहा है ये देखो, देखो जब स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई कराओगे ना, उसके पीछे का मैं कॉन्सेप्ट बता दूँ, तो वो 3 बचता है। क्यों, देखो स्क्वायर रूट होल पर आ गया, 3 से 3 मल्टीप्लाई हो गया 9 हो जाएगा, तो 9 का क्या आता है स्क्वायर रूट 3, इसलिए ये ऐसा हुआ। ठीक है, याद रखना, इस बात को भूलना मत। तो ये आ गया। अब क्या करना है ज़रा मैं ये बता दूं। ठीक है, तो आपने जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है 6 अपॉन स्क्वायर रूट 3 को। आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई करना है 6 अपॉन स्क्वायर रूट 3x, यहाँ लिख लो मल्टीप्लाई 6 अपॉन स्क्वायर रूट 3x विथ मतलब राइट हैंड साइड। ये चीज़ ध्यान रखना बस आप लोग। तो यहाँ जगह कम है, इधर कर लेते हैं। सवाल थोड़ा सा बड़ा है मैं मानता हूँ, लेकिन इजी है, इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। और मैंने इसे बड़ा किया नहीं है जानबूझ के, मैंने थोड़े स्टेप समझाए आपको, तो हो सकता है शायद आपको बड़ा लग रहा हो, लेकिन स्टेप नहीं समझोगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो ये सबके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट 3x अपॉन 2। अब ये मल्टीप्लाई होगा 6 स्क्वायर रूट 3 और x। ठीक है, अब आपके पास क्या था, स्क्वायर रूट 3x, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 6 अपॉन स्क्वायर रूट 3x। ठीक है, आपके पास क्या था, स्क्वायर रूट 6x। अच्छा, ये वाला हिस्सा मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, बस एक चीज़ और मल्टीप्लाई करानी है, वो मैं लिख देता हूँ इधर, अभी तक हमने मल्टीप्लाई नहीं कराया है 6 अपॉन स्क्वायर रूट 3x को। ठीक है, बाकी सब तो करा लिया था। तो देखो स्क्वायर रूट 3x कैंसिल हो गया, ये 1 पर आता है, ये 3 पर आता है, तो कितना बच गया, 3 बच गया। स्क्वायर रूट 3x कैंसिल हो गया, ये कितने पर आता है, 1 पर, ये कितने पर आता है, 2 पर। देखो ना 3 2 6 और 3 1 3, तो इसलिए 2 बच गया ऊपर। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, सिर्फ 1 बच गया। देखो प्रूफ हो गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या जो भी है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आई आपके पास। देखा आपने कैसे सॉल्व किया मैंने ये सवाल। तो कोई मुश्किल तो नहीं था, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये सवाल थोड़ा बड़ा था, लेकिन जो मैंने तरीका बताया है अगर उसको याद रखोगे, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, सवाल भी हो जाएगा और पेपर में भी अच्छा नंबर आ जाएंगे, तो सब आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स हैं, 2 हैं या 4 हैं, आई थिंक 4 पार्ट्स हैं। तो चारों पार्ट्स को 1 बाय 1 कराऊंगा ताकि आपको बात अच्छी समझ में आ जाए। वैसे इसमें एक ही पार्ट होता है, लेकिन 4 दे दिए हैं, तो चलो चारों पार्ट करते हैं। नहीं, पहले 3 हुआ करते थे, नहीं पहले 3 ही है, हाँ सही है 3 ही है, मैं 4 गलती से बोल गया, 3 पार्ट्स हैं, तो तीनों करते हैं, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया आपका अगला सवाल। अब मैं आपसे ज़रा एक बात पूछता हूँ कि आप कौन सा वाला हिस्सा इसमें लोगे और सवाल को सॉल्व करोगे। आसान है, कोई लंबा क्वेश्चन नहीं है बहुत। ये देखो, टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट, पहले टेक लिख लेते हैं ना, टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है आपके पास, R1 R2 R3, बस इतना याद रखना। फॉर्मूलों की तरफ आते हैं, फॉर्मूलाज। भाई अभी मैंने बहुत
सारे फार्मूले लिखवाए थे तीनों ना, याद होंगे आपको ताज़े ताज़े। क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल एस माइनस ए। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको अजम्पशन भी नहीं लेनी है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बस डायरेक्ट सॉल्व करना है। कैसे, ज़रा मैं भी बताता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल एस माइनस बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एस माइनस सी। ठीक है, अब इन तीनों को ना इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, एक्सप्रेशन नंबर 1 में पुट अबव। ये भी लिख सकते हो पुट इन एक्सप्रेशन नंबर 1, लेकिन पुट अबव ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आसान सवाल लग रहे हैं ना। तो इधर करता हूँ, इधर जगह नहीं है ना। तो R1 क्या आया? एरिया ऑफ ट्रायंगल एस माइनस ए। R2 क्या आया? एरिया ऑफ ट्रायंगल एस माइनस बी। R3 क्या आया? एरिया ऑफ ट्रायंगल एस माइनस सी। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो एस को। देखो, मल्टीप्लाई और डिवाइड अब जब आप किसी एक्सप्रेशन में करते हो ना, तो वो एक्सप्रेशन बैलेंस रहती है। फॉर एग्जांपल, आपने मल्टीप्लाई भी किया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिवाइड भी किया है, तो दोबारा कैंसिल होकर जो चीज़ थी वही आ जाएगी। इसका मतलब है कि आप मल्टीप्लाई और डिवाइड का रूल लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल, मेरे पास थे 2 रुपये, मैंने कहा कि मैं आपको 100 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें, लेकिन मैंने साथ साथ यही भी कह दिया कि 100 टाइम डिवाइड भी कर रहा हूँ, तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ आपको। जितने दिए थे उतने वापस ले लिए मैंने। तो इसीलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड का ये चक्कर रहता है, इसको ये समझ लो ज़रा प्रैक्टिकल लाइफ से। अच्छा, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्या? एस। तो देखो यहाँ कर देता हूँ, ये हो गया एस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितने टाइम है? 3 टाइम है ना। सबसे अच्छा पता है क्या रहता है? ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल। एस आपका मल्टीप्लाई की वजह से आ गया और ये क्यूब हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है। अच्छा देखो, ये एस क्यों आया? क्योंकि आपने डिवाइड कराया है। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। कुछ याद आया? कुछ याद आया? गलत नहीं लिखा, लेकिन इधर करके लिखा। कुछ याद आया? पहले ये बताओ आप लोग, आया कुछ याद? हाँ बिल्कुल सही सर, ये तो कुछ कुछ इससे नहीं मिलता हुआ नज़र आ रहा है आपको। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ लिख लो यूज़ करो एरिया ऑफ ट्रायंगल को। देखो, पूरी वर्डिंग लिखने की क्या फ़ायदा, ये आपको पता है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये, तो सिर्फ लिख दो यूज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो भी इसको भी पढ़ेगा वो यही पढ़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, जबकि आपने ये बात लिखी नहीं है वर्डों में, लेकिन ये इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल है। लेकिन सर एक मसला है। क्या सर? वहाँ तो स्क्वायर रूट है ही नहीं डिनोमिनेटर पे, यहाँ है, तो क्या मसला हो गया? स्क्वायर लगा लो, आपका इधर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब ये आपकी हो गई एक्सप्रेशन 2, पुट अबव। इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऊपर पुट करो, पुट अबव। तो एस का क्यूब डिवाइडेड बाय, ये किसके बराबर आ रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल के स्क्वायर के, है ना। इससे ये कैंसिल होता है या नहीं होता? जी सर होता है। तो कितना बच गया? एस और एरिया ऑफ ट्रायंगल। सर ये तो गलत है, आपने तो सही पता नहीं किया। नहीं, मैंने सही कब तक किया है। अभी ज़रा देखो, यूज़ क्या यूज़ करो? आर। क्या फार्मूला था आर का? आर का फार्मूला था सर एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाय एस, यही था ना। बाकी काम यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको उधर ले जाओ, तो क्या हो गया? आर एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको यहाँ पुट कर दो एक्सप्रेशन नंबर 3 में। तो क्या हो गया? ये ट्रायंगल की जगह, एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह क्या आ जाएगा? आर एस। तो एस और ये आ गया आर एस, ठीक है। तो आर और एस का स्क्वायर, ये देखो, यही तो पता करने का कहा था। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूफ्ड। ठीक है, प्रूफ्ड। चलो, कोई मुश्किल, परेशानी, टेंशन की बात नहीं सर, बहुत आसान था। तो देखो, मैंने वर्डिंग भी लिखवा दी, समझा भी दिया, आई होप नहीं भूलोगे। अच्छा, जहाँ मैंने लिखा है ना पुट अबव, आप ये भी लिख सकते हो पुट इन एक्सप्रेशन 1। मैंने वो इसलिए अबव इसलिए लिख दिया क्योंकि आप एक्सप्रेशन से कंफ्यूज ना हो जाओ। एक्सप्रेशन उस चीज़ को कहते हैं जिसमें इक्वल टू ना दिया हुआ, ठीक है, ये याद रखना। 2 एक्सप्रेशन मिलकर एक इक्वेशन बनाती है। तो आई होप बात समझ आ गई होगी। चलो अब दूसरा करते हैं, इसी का पार्ट 2। तो ये आप लोगों ने अगला सवाल करना है,
शायद आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा, है ना, लेकिन देखो वही बातें होती हैं जो हम पीछे पढ़ चुके होते हैं। हाफ एंगल वाले फॉर्मूले याद हैं, यहाँ पर वो लगेगा और यहाँ पर तो वही वाला लगेगा हमारे पास जो हम पढ़ते आए हैं, ABC अपॉन 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलो मैं कराता हूँ ताकि बात अच्छी समझ में आ जाए। सबसे पहले तो टेक लेफ्ट, नहीं सॉरी इस बार राइट हैंड साइड। ये कोई फिक्स नहीं होता कि लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे राइट हैंड साइड लेंगे, हम देख के सॉल्व कैसे हो सकता है उसके हिसाब से लेते हैं। अगर मैंने ये सिर्फ R उठा लिया तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो बहुत असम्पशन करनी पड़ जाएगी, इतनी असम्पशन नहीं करेंगे हम, इसलिए बड़ी साइड को उठा लेते हैं। तो ये हो गया 4R साइन अल्फा अपॉन 2 साइन बीटा अपॉन 2 साइन गामा अपॉन 2। अब मैं पेज नंबर बताता हूँ, उस पर फॉर्मूले लिखे हुए बुक में 323 323, उर्दू आती है मेरे को भी अच्छी आती तो 323 पेज नंबर पे जाके देखो, आपको ये फॉर्मूले ऊपर ही लिखे हुए मिल जाएंगे। ब्लैक कलर से ना उन्होंने उसे ब्रैकेट बनाया हुआ है रेक्टेंगल, तो उसको पता चल जाएगा। अच्छा फॉर्मूला एंजॉय करके पढ़ा करो, टेंशन वेंशन नहीं लिया करो। पढ़ते वक्त ये नहीं सोचा करोगे पेपर में अच्छे नंबर आएंगे या नहीं, बस ये सोचने के लिए ये सोच के पढ़ो कि मैंने सीखना है, कुछ अच्छा इंसान बनना है, इन चीज़ों को समझना है। पेपर तो फिर आप देखोगे पेपरों में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, पेपर क्या ज़िंदगी में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अच्छा चलो ये तो R तो पता चल गया ना, एक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ बाकी खुद ही पहचान जाओगे। याद आया कुछ उसमें भी तो पैरामीटर ही था ना, ये SBSC, ये क्या होता था जब ये इस तरह दिया हुआ होता था कि फिर BC लिख देते थे, हैं याद आया ना, हाँ बिल्कुल। बस अब देखो बाकी एक फार्मूला लिख दिया तो दूसरा फार्मूला आपको याद आ गया होगा, बीटा अपॉन 2। देखो बीटा भी नहीं देखो कैसे होगा, SASC, B नहीं आएगा, जो चीज़ यहाँ होगी वो नहीं आएगी, मतलब उसके साथ वाला एंगल नहीं आएगा। AC एयर कंडीशनर, SB SA लिख लो, SB लिख लो, एक ही बात है, चलो A लिख लो पहले, चलो ठीक है, SB ठीक है, AB। समझ में आ रहा है ना, कोई मुश्किल परेशानी टेंशन वाली बात तो नहीं है ना। अब सबको ऊपर पुट कर दो, पुट अब यानी इधर पुट करना है एक्सप्रेशन वाली। तो 4 तो एज इट इज आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, मतलब सर्कम रेडियस कितना निकला, ABC डिवाइड बाय 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा बाकी चीज़ें लिखो, मल्टीप्लाई हो रहा है सब आपस में, याद रखना, इसलिए ब्रैकेट कर दो ताकि ये बात आपसे मिस ना हो जाए कहीं। S माइनस A, नहीं A नहीं आएगा क्योंकि वो अल्फा दिया हुआ ना, S माइनस B लिखा, ठीक है मैंने ये, चलो कोशिश करते हैं सही बना देते हैं, ये लो अब सही आ गया, S माइनस C और BC, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब ये S माइनस A, S माइनस C और AC, देखो ये लिखा, और गामा की जगह क्या आ गया, S होल रेडिकल, ये लो गामा की जगह क्या आ गया, S माइनस A, S माइनस B और AB, ये खत्म हो गई बात। अच्छा ये 4AB 4 है ना, हाँ 4 है, तो ये देखो 4 से 4 तो सिंपल कैंसल, कोई मुश्किल परेशानी वाली बात तो थी नहीं, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वैसे तो ये स्टेप डायरेक्ट ही करा सकता था, लेकिन चलो मैं एक स्टेप ज़्यादा ले लेता हूँ। अब सब पे स्क्वायर रूट ही है ना, तो सारों को एक साथ गिना जा सकता है, मतलब सारों को, मतलब स्क्वायर रूट को एक कॉमन ले लिया सब पे और फिर सारों को आपस में सॉल्व कर दिया मल्टीप्लाई वगैरह, क्योंकि सब पे स्क्वायर रूट है तो इसलिए ऐसा कर सकते हैं। S माइनस B, S माइनस C, S माइनस A, S माइनस C, S माइनस A, S माइनस B और नीचे BC AC AB, देखो ये भी A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, समझ गए ना बात। बस आसान था ये, आप लोगों को थोड़ा सा सोचना था बस इसमें ना। देखो S और B, ये रहा S और B, तो कितना हो जाएगा SB का स्क्वायर,
SC कितना हो जाएगा, S माइनस, एक काम करें पहले A वाली टर्म लिख लेते हैं। देखो S माइनस A यानी बेसिस सेम पावर ऐड हो गई, स्क्वायर हो गया। इसी तरह B पर भी यही चीज़ है और C पर भी यही चीज़ है, ठीक है। अब नीचे देखो A का स्क्वायर, B का स्क्वायर, C का स्क्वायर। देखो इस पे से स्क्वायर है यानी इसका तो स्क्वायर रूट खत्म, इस पे भी स्क्वायर है, 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 स्क्वायर रूट खत्म। ये कर लो, लेकिन अगर समझने में मुश्किल हो रही है तो फिर ये कर लो। ये बस एक इजाफी स्टेप लिख रहा हूँ मैं, समझाने की बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ये कर लो, ठीक है। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, स्क्वायर रूट सब में से कॉमन निकाल लिया, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो निकाल सकते हो कॉमन। दोबारा करोगे तो सब पे चले जाएंगे। और इधर भी यही सीन किया आपने कि ABC स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। अब यही स्टेप मैंने ऊपर भी करा था। आप बोलोगे सर दोबारा क्यों लिख दिया, तो वो इसलिए लिखा था कि आपको बात समझ अच्छी आ जाए, ठीक है। अरे अब थोड़ी ना लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा तो यहाँ क्या बच रहा है, इसको ब्रैकेट कर लो। यहाँ क्या बच रहा है, S माइनस A, ये स्क्वायर ब्रैकेट होगा फिर जब अंदर राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल हो गया ना, S माइनस B, S माइनस C, और ये आ गया आपके पास ABC। कोई मुश्किल परेशानी गलत बात करी मैंने? नहीं भाई सर आपने ठीक कहा है, ये ऐसे कट सकता है। अच्छा अब बच क्या गया, बस जो बच गया वो यहाँ लिख, आगे से यहाँ से काम करो, ठीक है। आगे जो बाकी काम है ना यहाँ से कर लो। अब आप खुद ही समझ जाओगे सर ये क्या जवाब आ रहा है इसका। तो बचा क्या है आपके पास, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, कितना सिंप्लीफाई हो गया और कितना बड़ा दिया बताइए। अब कुछ नहीं चाहिए, बस मिटा दो सब कुछ। ये है आपका फाइनल जवाब। सर R के बराबर करना था, तो क्या मैं आप लोगों से पूछता हूँ आप इसे R के बराबर नहीं कर सकते? नहीं सर कर सकते हैं। कैसे करोगे, सोचो क्या टेक्निक लगाओगे जो ये R के बराबर हो जाएगा। सोचो, ये हो गया R के बराबर, कोई मसले की बात नहीं है। नहीं समझ में आया, चलो ये लो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्या, S। क्यों, अभी समझ में आ जाएगा। S मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, और नीचे भी कर दिया तो क्या हो गया S। सही है। दोबारा कटोगे तो ऊपर वाली चीज़। अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ पढ़ाई थी मैंने आप लोगों को, फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ यूज़ लिख लो, यूज़ से ज़्यादा आप यूज़ टू हो ना, तो इसलिए यूज़ लिख लो। S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब स्क्वायर रख लो इसका, ताकि जो ऊपर आप चाह रहे हो वो पुट हो जाए। तो कितना आ गया, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। इसको ऊपर पुट कर दो, पुट अबव। अब अबव कहाँ पुट करना है मैं बता देता हूँ, अबव यहाँ पुट करना है, ठीक है। जैसे जैसे स्टेप समझाए ना सारे वैसे करोगे ना, पेपर में अच्छे नंबर हो जाएंगे। क्या है ये, किस चीज़ के बराबर है, तो ये हो गया आपका स्क्वायर, ठीक है। देखो ये पूरी चीज़ ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है, और नीचे S और एरिया ऑफ ट्रायंगल, इससे कैंसिल हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल S किसके बराबर होता है, ये हेयर। अच्छी तरीके से जानते हैं ये बात आप, R इक्वल टू, ठीक है। तो ये क्या, R ही तो फाइंड करना था, इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया। देखो ना ये चीज़ बराबर है, इसकी जगह ये लिख दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हो गई प्रूफ। आप लोगों के सामने ही किया ना, कुछ गलत तो नहीं निकाला मैंने। अब देखो ये दो, वन टाइम था, ये टू टाइम था, तो एक टाइम दो टाइम से कैंसिल, तो एक पर एक टाइम रह गया। तो अभी भी हमारी बात कंप्लीट नहीं हुई है, हमें अभी कुछ और भी क्वेश्चंस को करना है, तो मसले की बात नहीं है, हो जाएंगे। चलें करते हैं, आज मैं पूरे एक्सरसाइज कंप्लीट करके ही उठूँगा। आज गोल है इनको पूरा कंप्लीट करना, चाहे जितना भी टाइम लग जाए। तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसका मैं ज़रा आपको आखिरी पार्ट करा देता हूँ। तो ये रहा आपके पास आपका लास्ट पार्ट। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। अगेन वही है,
R1 तो नहीं सॉल्व कर सकते ना आप रखकर, तो टेक लेफ्ट नहीं बल्कि राइट हैंड साइड पर है वो, राइट हैंड साइड। अच्छा अब मैं ज़रा लिख दूँ से ए कॉस, ये आनी है ए है, ठीक है, याद रखिएगा, कहीं आप इसे आ समझ रहे हो, ये ए है, यानी ये आर्टिकल वाला आ नहीं है, ये ए है, यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू होगी। अच्छा तो ये सिंपल हो गया ना, इसको एक एक्सप्रेशन बन कर देता हूँ। फॉर्मूला देखो ज़रा क्या होता है, याद है फॉर्मूला आपको? इसका भी फॉर्मूला आपको वही पेज 3 में मिलेगा, 3 ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अल्फ़ा अपॉन 2, इनके फॉर्मूले याद रखिएगा, ठीक है, ताकि बाद में फिर आपको मुश्किल ना हो। एस माइनस ए, एक बार ये देख लेता हूँ, हाँ यही है, ये बी सी। अब कॉस बीटा अपॉन 2, एस माइनस बी अपॉन बी इधर आ गया ना, तो सी ए सी आएगा, ठीक है। याद रखने पड़ते हैं इनके फॉर्मूलों के, मुश्किल होते हैं काफ़ी। गामा अपॉन 2 क्या आएगा फॉर्मूला, एस माइनस सी और ए बी। अब इसको ऊपर एक्सप्रेशन 1 में पुट कर दो, लिखो पुट अबव, पुट अबव, अबव किधर, इस इक्वेशन 1 में, सॉरी एक्सप्रेशन 1 में। तो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर रूट एस माइनस ए अपॉन बी सी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ का ध्यान देखो, यहाँ हमसे एक गलती हो रही है, हमने अल्फ़ा वाली वैल्यू को ऊपर पुट कर दिया, जबकि ये नहीं पुट होना ऊपर, हमने पुट करना है बी को। तो बी क्या है, एस माइनस बी अपॉन ए बी, ए सी बन गया। अब इसके बाद आपने कौन सी वैल्यू पुट करनी है, आसान कर देता हूँ इसको ताकि समझने में आसानी हो जाए। इसके बाद आपने पुट करनी है सी की वैल्यू को, एस यानी कॉस गामा अपॉन 2 को, तो एस माइनस सी अपॉन ए बी, ये लिखा। अब यहाँ अल्फा पुट करना है, वो क्या है, वो रेडिकल एस माइनस ए अपॉन, इसको थोड़ा नीचे की तरफ कर लेते हैं, बी सी, ठीक है। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसको रेसिप्रोकल कर दो, एस माइनस बी अपॉन ए सी, ठीक है, एस माइनस सी अपॉन ए बी, और रेसिप्रोकल हो जाएगा तो बी सी ऊपर आ जाएगा। हाँ देखो ये बेशक स्क्वायर रूट है, लेकिन रेसिप्रोकल का रूल तो सेम ही रहेगा ना, और एस माइनस ए। अब करते क्या है, स्क्वायर रूट 2 सब पर है, एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया ये, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है, और बी सी, ठीक है, ए सी, ए बी और एस माइनस ए। कुछ मुश्किल तो परेशानी तो नहीं हुई होगी, मैंने बस सिंपल स्क्वायर रूट को सब पे ले लिया और आपस में सारी चीज़ों को एक साथ करके लिख दिया, एस माइनस बी, एस माइनस सी, बी सी और ए सी ए बी, इस तरह करके इसको लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देना, जो जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ये लो, एस का स्क्वायर हो गया, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है, बी सी। अब एस का स्क्वायर कैसे हुआ, क्योंकि 2 मौजूद थे इसलिए। अच्छा ए का स्क्वायर हो गया और बी एज इट इज आ गया क्योंकि वो सिंगल है, और सी एज इट इज आ गया, ठीक है, और एस माइनस ए। देखो एक एस, ये 2 एस, ऊपर सिर्फ एक एस रह गया, ठीक है। बी सी कैंसल आउट। कुछ मुश्किल परेशानी की बात, टेंशन वाली बात तो नहीं की ना मैंने भाई, चलो नहीं की सर, सही बात करी आपने। तो बचा क्या मेरे पास,
ए स्क्वायर रूट एस माइनस बी, एस को थोड़ा बेहतर बना देता हूँ, एस माइनस सी डिवाइड, और एक एस भी बचा, देखो दो थे ना, एक कैंसिल हुआ तो एक तो रह गया ना, और बाकी क्या बचा, ए का स्क्वायर एस माइनस ए। इस ए स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो सिर्फ ए रह जाएगा, तो ए बाहर आ गया, तो इसीलिए इन्होंने ये ए दिया हुआ था ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे, वरना अगर वो नहीं देते तो ये नहीं होती सॉल्व आगे। एस माइनस ए क्या आगे सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है ये। अब आप सोचोगे स्क्वायर कहाँ गया, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर तो ए बाहर आ जाएगा फिर, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई और डिवाइडेड एस माइनस ए, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करा रहा है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्या डिवाइड करना है, एस माइनस ए, यहाँ करो ज़रा एस, अब मल्टीप्लाई किया तो ये एस माइनस ए आ गया जो नहीं था, ये मल्टीप्लाई की वजह से आ गया, एस माइनस बी हो गया और एस माइनस सी हो गया, और यहाँ एक टाइम है, एक टाइम आपने डिवाइड भी कर दिया, सिंपल ये दो टाइम हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको स्क्वायर कर देंगे आगे, तो यहीं पे एक स्टेप और डाल देता हूँ मैं। अच्छा, तो अब न्यूमरेटर पे अलग कर लेते हैं स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर का अलग कर लेते हैं, तो ये हो गया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और स्क्वायर रूट एस माइनस, बेसिस सेम पावर एड स्क्वायर हो गया। समझ में आ रही है ना बस क्या करा है मैंने, आपके सामने आपके तरीके से काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा चलो एक स्टेप यहाँ ले लेते हैं, हो गया, जब आप आ गया, बस दो तीन स्टेप मैंने आपको बताने। अब आप अच्छी तरीके से जानते हो ये ऊपर क्या बना है यार, ये बात हमें अच्छी तरीके से पता है कि ये ऊपर जो है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल बना है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये ऊपर एरिया ऑफ ट्रायंगल बना है, तो इसकी जगह क्या आ गया, इसको लिख लो, इक्वेशन 2 बना लो, पुट अबव, तो उसकी जगह एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, ठीक है। नीचे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, एस माइनस ए, किस चीज़ का फॉर्मूला होता है ये, हेयर R1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एस माइनस ए, तो ये इसकी जगह क्या आ गया R1, राइट, बल्कि पहले लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूफ्ड हो गई आपकी ये बात। देखा कितनी सिंपल सी बात थी, लेकिन कितना आगे चल के हमें निकालना पड़ा। ये देखो R1 आ गया, ये रहा R1। आई होप बात अच्छी समझ में आई होगी, मैंने एक एक डिटेल्स आपको दी हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछना भाई, बताऊंगा इंशाल्लाह, हो जाता है कभी कभार नहीं समझ में आती बात। अच्छा अब ज़रा, अब मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं कह रहा था कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह रहा था मैं कह रहा था अब इसका लास्ट पार्ट के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर ये एक्सरसाइज हमारी, मतलब ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, रिव्यू एक्सरसाइज कल अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, कोशिश कर कर। हो गया ना भाई, ये हमारा चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट होने वाला है, तो अब थोड़ी तेज़ हमारी मैथ चली है और फिज़िक्स भी। तो स्टूडेंट ये रहा आपके सामने आपका क्वेश्चन नंबर 5, एक ही पार्ट है, एक ही क्वेश्चन है ये। अच्छा सोल्यूशन करते हैं। अच्छा देखो आपको फॉर्मूले याद है, ये वाली साइड नहीं उठानी, ये वाली साइड उठानी है, तो यहाँ पर हमारे पास टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो वो क्या दी हुई है मुझे, 1/r का स्क्वायर प्लस 1/r1 का स्क्वायर प्लस 1/r2 का स्क्वायर। अच्छा उन्होंने ऐसे ब्रैकेट में करके दिया हुआ है, तो चाहे ऐसे लिख लो या बगैर ब्रैकेट के लिख लो, एक ही बात है, ठीक है, प्लस 1/r3 का स्क्वायर। अब फॉर्मूले लिखवा देता हूँ इसमें क्या क्या अप्लाई हो रहे हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। तो फॉर्मूलाज लिख लो, सारे फॉर्मूले आपको याद हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस, और ये आएगा आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस माइनस ए, ये R1 है। इसी तरह R2 आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस माइनस बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस माइनस सी, ठीक है। अब इन सबको आप किधर पुट करोगे, 1 में, तो लिख दो यहाँ पुट अबव, तो 1/r
स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में तो इसलिए डिनोमिनेटर में पुट कर रहा हूँ, 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एस माइनस बी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एस माइनस सी का स्क्वायर, ठीक है। सिंपल वैल्यूज पुट हो गई हैं, इसको इधर और इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल होके क्या आएगा, s1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो s का स्क्वायर और साथ ही साथ स्क्वायर भी ले लो s का और एरिया ऑफ ट्राइंगल का, और प्लस s माइनस a का होल स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर प्लस s माइनस b का होल स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल पे भी है और s माइनस a पे भी है, ये और b पे भी है, s माइनस सी का होल स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं हो रही है। देखो अब एलसीएम ले लो, डिवाइड में तो आपके पास चीज़ें सेम है तो वो एक टाइम हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला लगेगा। ऊपर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है ये भी लिख देता हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पे ये लग रहा है, तो जो कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर आता है आपके पास। वैल्यूज लिख दो, s का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा तो ब्रैकेट में करके लिख लो, चाहो तो वैसे लिख दो, एस स्क्वायर माइनस 2as, देखो a क्या है, s हो गया तो s का स्क्वायर आ गया, फिर ab, a क्या है s, लेकिन मैंने बाद में लिख दिया ताकि a आगे आ जाए, और फिर b आ गया यानी जो कि a है, और फिर आखिर में क्या बच गया, प्लस a का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि a आखिर में है। अच्छा, और पूरे डिवाइड में आपके पास आ गया s की पावर स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में मौजूद है ना, तो उसको एक टाइम करके स्क्वायर लिख लिया, तो s का स्क्वायर, बस s माइनस बी का फॉर्मूला खोल रहा हूँ, 2bs प्लस b का स्क्वायर प्लस s का स्क्वायर माइनस 2cs प्लस c का स्क्वायर, ठीक है। 1 2 3 4 s की पावर 4, और मतलब 4s स्क्वायर, क्यों, देखो ना 1 2 3 4। अच्छा, अब रिमेनिंग क्या बच गया आपके पास, रिमेनिंग में आपके पास बच गया, ये देखें, ये 2as 2bs और माइनस 2cs, इसको एक साथ लिख लेंगे। तो ज़रा इसको कर लेते हैं ताकि सवाल और बेहतर आसान हो जाए, क्योंकि अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा ना। अच्छा देखो, ये वाला एस थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, सी नज़र नहीं आ रहा होगा। अच्छा, तो ये देखो 2as, ठीक है, माइनस 2bs माइनस 2cs, अब बच क्या गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर और स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर। अच्छा, 4s का स्क्वायर, 2 और माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ये 2 कॉमन आ गया और s कॉमन आ गया, s भी देखो इधर तीनों में है और 2 भी है, माइनस भी है, तो ये कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया, a प्लस b प्लस c, है ना। आई थिंक मुझसे ना यहाँ छोटी सी गलती हो रही है कि ये नहीं, बल्कि सही लिखा है, वो थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया, as bs cs, तो माइनस कॉमन निकल गया, फिर 2 कॉमन, फिर s कॉमन, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। थोड़ा सा सवाल बड़ा है लेकिन आसान है, इससे ज़्यादा मुश्किल आप पीछे कर चुके हो। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं सारा इधर ही से रिमूव कर देता हूँ, यहीं से हमारा काम हो जाएगा। अब हमें कोई इधर का किसी पार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके नीचे से काम कर लीजिएगा, ठीक है, बगैर परेशानी के, टेंशन के। इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। चलो, अब देखो सिंपल मेरी बात है, एक फार्मूला सुनो, पैरामीटर का क्या फार्मूला था, s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइड में 2, है ना, 2 को उधर ले जाओ, तो 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, इसको कह लो एक्सप्रेशन 2 कह लो, क्योंकि 1 हमने शायद उधर किसी को कह दिया था ना। तो पुट
अबव। अब देखो मेरे पास तो ये नीचे है, लेकिन आपके पास तो ऊपर ही आ रहा होगा ना कॉपी में, तो अबव यानी इधर पुट करना। अब मैंने लिखा नहीं है, या चाहो तो ये लिख लो, पुट इन एक्सप्रेशन 1, बल्कि 2 है। तो ए बी सी किसके बराबर है? 2s के। तो 4s का स्क्वायर माइनस 2s, और 2s आ गया, ए बी सी की जगह 2s आ गया, प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और डिवाइड में आ गया स्क्वायर, हो गया। तो ये 4s का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ही आएगा 4s का स्क्वायर, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर, और s मल्टीप्लाई बाय s की पावर स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर डिवाइड में a प्लस और माइनस, प्लस वाला ये रहा, माइनस वाला ये रहा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर डिवाइड बाय ये लो। यही चीज़ पता करने के लिए कहा था, प्रूफ्ड। ठीक है, आई होप टेंशन नहीं हुई होगी, परेशानी नहीं हुई होगी, समझने में आसान था। अब इसका आखिरी पार्ट करते हैं, मतलब आखिरी क्वेश्चन करते हैं, फिर ये एक्सरसाइज मतलब ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन आसान है और छोटा भी है, मुश्किल नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है पेपर में आने के, और वैसे बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट मैं बोल रहा हूँ वो दोनों है। कहा क्या जा रहा है? वही कहा जा रहा है, शो डेट कि ये जो चीज़ है, यानी आपके पास जो इन रेडियस है वो बराबर, इन रेडियस और सरकम रेडियस का प्रोडक्ट और उसके साथ 2, ये बराबर है 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/CA। तो मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड की मदद से काम करूँगा। टेक का वर्ड ज़रूर लगा लीजिए, टेक राइट हैंड वाली साइड। तो क्या बन गया आपके पास? ये 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/CA। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए पहले तो, BC और ये उधर चला गया AB, और बन क्या गया AB का स्क्वायर और C। समझ आया कैसे? BC 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो BC, AB 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो AB, और ये दोनों आपस में हुए तो AB का स्क्वायर C और प्लस 1/CA। अब CA इधर जाके चला जाएगा, तो CA इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा BC प्लस AB, और ये इधर आ जाएगा AB स्क्वायर और C, और आपस में ये हो जाएंगे तो A का स्क्वायर B का स्क्वायर और C का स्क्वायर। कैसे? ये देखो A से A मल्टीप्लाई हुआ, A का स्क्वायर, B तो पहले से स्क्वायर में था, C से C मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा। इनको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, बल्कि सॉल्व करने से ज़्यादा अच्छा पता है क्या है, सॉल्व करके कॉमन निकाल लो या डायरेक्ट निकाल लो, कॉमन तो निकलेगा। मैं ज़रा दिखाता हूँ आपको कैसे। इसके साथ ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा आपके पास? A B और C का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल बात है। अच्छा, मैंने ना कुछ नहीं किया, बस मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये इस तरह से आपके सामने फॉर्म होकर आ रहा है। और अब इसी CA को इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो A का स्क्वायर BC, ठीक है, और यहाँ तो पहले ही वो मौजूद है AB स्क्वायर और C। अब देखो ये हो गया ABC स्क्वायर में, थोड़ा सा अरेंज करके लिख देता हूँ, एक स्टेप ज़्यादा होगा लेकिन अरेंज हो जाएगा, बल्कि ऑलरेडी अरेंज है। देखो यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है? ABC है ना, लेकिन एक टाइम C बच जाएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ABC कॉमन निकाल लिया, क्योंकि देखो यहाँ भी ABC है, यहाँ भी ABC है, यहाँ भी ABC है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, ABC कॉमन निकल रहा है, लेकिन C तो 2 टाइम है, तो एक टाइम यहाँ रह गया, बाकी फिर चला गया बाहर। और देखो यहाँ भी ABC कॉमन निकल गया, लेकिन A 2 टाइम है, तो इसलिए एक टाइम बच जाएगा। यहाँ भी ABC कॉमन निकल गया, लेकिन B 2 टाइम है, तो एक टाइम बच जाएगा। ABC स्क्वायर दोनों तीनों पे था तो कॉमन निकाल लिया, ठीक है। ये एक टाइम और ये इसको कैंसिल कर देगा। समझ आया कैसे किया? कि ये 2 टाइम है, ये एक टाइम है, तो एक टाइम वाला ख़त्म, नीचे बस एक टाइम रह गया। मैं ज़रा समझा देता हूँ करा क्या है मैंने। देखो वैसे तो ये स्टेप्स ना कहीं कहीं आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन मैंने स्टेप्स शो कर दिए हैं। पहले एलसीएम लिया, फिर मल्टीप्लिकेशन की, फिर कॉमन निकाला है। ABC ABC ABC, यहाँ AB तो एक टाइम था लेकिन C 2 टाइम था,
तो ए बी सी बाहर चला गया, लेकिन सी के 2 टाइम होने की वजह से 1 टाइम यहाँ वापस रह गया। इसी तरह यहाँ ए 1 टाइम रह गया, यहाँ पे बी भी 1 टाइम रह गया और फिर कैंसिल कर दिया। तो अरेंज करके लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी और ए बी सी, बनाना ये है ना। अच्छा, अब सब बच्चे अच्छी तरीके से इस बात को समझते हैं कि एस आपके पास जो होता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ मैं क्या लगा रहा हूँ। एस का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, हेयर वी यूज एस। अब क्यों एस का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एस किसके बराबर होता है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड में 2। तो 2s उधर चला जाएगा, इधर लिख लेते हैं, 2s उधर चला गया, 2 उधर चला गया, तो a प्लस बी प्लस सी रह गया आपके पास। ए बी सी किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो पुट कर दो अबव, पुट अबव। इसमें पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो 2s डिवाइडेड बाय ए बी सी, ये कोई मुश्किल तो नहीं हो रही ना समझने में, आसान सी चीज़ है। तो यहाँ तक तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी ये आपके पास अभी भी बना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास वो नहीं आ रहा, क्या कहते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं आ रहा। तो एक फार्मूला याद है, यूज आर, क्या था आर का फार्मूला, आर आपके पास बराबर था ए बी सी अपॉन 4 ट्रायंगल के, इसी चीज़ के बराबर था। तो ए बी के लिए सेट करा देता हूँ मैं, तो 4 आगे आ गया, फिर ट्रायंगल आ गया, फिर आर आ गया, आर बोल के 4 लिख दिया, ठीक है। तो ये 4 ट्रायंगल इधर आ गया और आर तो पहले से ही था, ए बी एस नहीं होता, ए बी सी होता है, ठीक है। तो अब इसे भी पुट कर दो अबव, कहाँ पुट करूँगा, इधर पुट करूँगा, ठीक है, इसको याद रखना। चलो इसको यहाँ से रिमूव करके यहाँ कर रखता हूँ। नो डाउट ये मैथ की एक्सरसाइजेस कराने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन थोड़ा शौक है तो मैं कर लेता हूँ, आप लोगों के लिए बैठ जाता हूँ इतनी देर तक, वरना ये काफ़ी टाइम ले लेती हैं। तो ए बी सी इधर पुट हो गया, तो 2s डिवाइडेड बाय 4 ट्रायंगल आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो ए बी सी किसके बराबर है, यहाँ पे सेम है दोनों ए बी सी, तो ए बी सी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 ट्रायंगल आर, यहाँ लिख दिया। ये कितने पर आता है, 2 पर, 2 के टेबल में, ये 1 पर, तो ट्रायंगल 2 आर हेयर। आप अच्छी तरीके से ये बात जानते हैं कि आर आपके पास किसके बराबर होता है, आर आपके पास बराबर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस, लेकिन यहाँ तो उल्टा दिया हुआ है, तो क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो, यानी एस को उधर, आर को इधर ले आओ, एस को उधर ले जाओ, तो एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन आर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल को यहाँ ले आओ, देखो यहाँ 1 मौजूद है, ठीक है, तो एस अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1 अपॉन आर। वैसे तो सिंपल ये बात कही जाती है कि रेसिप्रोकल कर दो, लेकिन इस रेसिप्रोकल के पीछे क्या हो रहा होता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, हो गया, बस जवाब आ गया। थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ ताकि किसी बच्चे को मुश्किल ना हो जाए। तो इसको भी कर दो पुट अबव, इसे कह लो एक्सप्रेशन 3। मैं इनको एक्सप्रेशन का नाम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, आप ये ना समझो कि मैंने किया क्या था, पुट अबव, बाद में देखोगे ना समझ में आ जाएगा, अगर अभी समझ ना आ रहा हो तो। देखो एस और एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैंने बाहर कर लिया, 1 अपॉन 2 आर, ठीक है। अब देखो ये किसके बराबर आया, 1 अपॉन आर के, तो इधर पुट कर दो। वैसे तो यहीं पुट करना था, लेकिन मैंने इसको यहाँ सेट करा दिया, तो 1 अपॉन आर मल्टीप्लाई 2 आर, तो क्या आ गया आपके पास, 2 आर और आर, यही तो पुट सॉल्व करना था। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देख रहे हो प्रूफ। मेरे टाइम पे भी इनमें से 1-2 क्वेश्चन आए थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कर नहीं पाया था, वो सवालात गलत हो गए थे क्योंकि लॉजिक थोड़े से कच्चे थे ना उस टाइम पे, इसलिए, लेकिन अब करा दिए मैंने। आई होप अच्छे समझ आ गए हो, सब चीज़ें आपके सामने लिखी हैं, कुछ भी ऐसा नहीं था जो नहीं लिखा हूँ। तो ग्रुप में ज़रूर ऐड होइएगा, कुछ पूछना हो पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।